करते हैं उत्तर प्रदेश जो पीसीएस एग्जाम है उसमें करंट अफेयर्स पे। सबसे पहले इसकी धारणा को समझो कि इसका करंट अफेयर्स जो है वो बाकी करंट अफेयर्स से किस प्रकार अलग है, कौन से एरिया पे आता है और इन 3 दिनों में हम क्या कर सकते हैं, हमें कितना इंप्रूवमेंट करना है और हम कैसे इसको करेंगे। कुछ तरीके इसके थोड़े से अलग होंगे। आप लोगों ने जो मार्केट में बुक्स आई हैं वो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, ठीक है, वो काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं और उनका कम्प्रीहेंसिव जो है स्ट्रैटेजी है। यहाँ जो एक पर्पज़ है, पहली बात हम क्लास में ही ख़त्म कर देंगे। और जो मैंने आप लोगों को सोर्स दिया है इसी तरह के मैं आपको 5 सेट अभी आज की क्लास में देने जा रहा हूँ, राइट। काफ़ी कम्प्रीहेंसिव मटेरियल हम कवर करेंगे, हमें क्लास में ही उसको मेमोराइज भी कर लेना है, राइट। और मेरी कोशिश रहेगी कि करंट के डाटा के साथ साथ उसका जो बैकग्राउंड है थोड़ा सा, ठीक है, जहाँ पर आप उसको और सब्जेक्ट के साथ जोड़ सकते हो उसको भी आप साथ साथ याद करते जाओगे। तो ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी कि जो मैं इसका आगे पीछे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो साथ साथ आप रिवाइज करते हुए चलिए। और दूसरा आपको काम करना होगा, इसी क्लास में इसको आप याद करके उठेंगे। जब क्लास खत्म होने वाली होगी आज की, उससे पहले जितना मैंने पढ़ा दिया होगा 15-20 मिनट जो है हम मिलकर रिवीजन करेंगे। मैं पूछता जाऊंगा और आप जवाब देते जाएंगे ताकि ये पार्ट जो है खत्म हो जाए। ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, जो मार्केट के मटेरियल है, ठीक है, उससे थोड़ा सा अलग ये है कि ये जो न्यूज़पेपर है आपका पिछले 9 महीनों का, राइट, उस सारे न्यूज़पेपर को डायरेक्टली मैंने कलेक्ट करना शुरू किया। यानी मैं न्यूज़पेपर पे गया हूँ रादर दैन कोई पॉइंटर पे जाने के। तो मैं जो है जितना न्यूज़पेपर मैं कलेक्ट कर पाया था वो सारे न्यूज़पेपर को मैंने उसकी खबरों को कलेक्ट कर दिया। पहले हम ये देखते हैं कि कितने सेगमेंट में यूपी पीसीएस के क्वेश्चन आते हैं। लिखो वो प्रमुख क्षेत्रक, यानी आज से अगर हम लोग बात करें यानी इंपॉर्टेंट सेगमेंट जहां से इसके क्वेश्चन बनकर आते हैं। और अगर मेरे तरीके से पढ़ोगे तो करंट अफेयर्स के साथ साथ तुम्हारा सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन काफ़ी हिट कर जाएंगे। तो पहला जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो है प्रमुख विधेयक, इंपॉर्टेंट एक्ट, ठीक है। पहला जो आपका होता है प्रमुख विधेयक, ताकि एक हफ्ते में आप अपने आप से भी अगर रिवाइज करना चाहो तो आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट एक्ट। दूसरा होता है कैबिनेट के निर्णय, इसी में लिखो कैबिनेट के निर्णय आदि। तो कैबिनेट के निर्णय जो भी आए हैं मैं आपको कल जो है वो इसके सारी पेरीफेरी पे जितना भी कैबिनेट ने निर्णय लिया वो हम आपको मैं कराकर दे दूंगा। दूसरा होता है प्रमुख रिपोर्ट और सूचकांक, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस, ठीक है, प्रमुख रिपोर्ट और सूचकांक। तीसरा होता है प्रमुख आयोग और समितियां, इंपॉर्टेंट कमिटीज। चौथा होता है प्रमुख निर्णय, इंपॉर्टेंट डिसीजंस। नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, बाय सुप्रीम कोर्ट, और नंबर 2 हाई कोर्ट। इस पे भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो निर्णय है वो आपको महत्वपूर्ण तरीके से समझना पड़ेगा। सबसे पहले किसने कहा था ट्रिपल तलाक जो है अमानवीय है? इलाहाबाद हाई कोर्ट की संस्तुतियों में था। तो ये जो आपके इलाहाबाद के जो निर्णय हाई कोर्ट के वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और जो सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि अगर आप पिछले 7-8 महीनों से उठाकर देखोगे तो इतने ढेर सारे निर्णय आए हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता वहां से क्वेश्चन ना बनकर आए, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा पेपर को हमें पकड़ना कैसे होता है। चलिए, इसके बाद जो अगला है राष्ट्रीय समसामयिकी, राइट, नेशनल इवेंट्स। इसमें आपको कुछ खास चीजें, हर चीज नहीं पढ़नी है। जहां से क्वेश्चन मैंने देखा है, जहां से यूपी में क्वेश्चन मूवमेंट करता है वो है सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आ रहा है विकास एवं अवसंरचना विकास आधारित, डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, विकास एवं अवसंरचना विकास आधारित प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी जैसे आपने देखा कि जो आगरा से लेकर लखनऊ तक एक्सप्रेसवे पे बात हुई, अवसंरचना आधारित है, ठीक है। तमाम जो है वो नए पार्क, थीम पार्क, ये सब जो बनाए जा रहे हैं खासतौर पे यूपी में, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। अगला जो है अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? इंटरनेशनल में, इंटरनेशनल में देखो सबसे पहले सम्मेलन, कौन कौन से सम्मेलन हुए। अभी जैसे आपने देखा हाल में ब्रिक्स हुआ, हार्ट ऑफ एशिया हुआ था। इस तरह के जो सम्मेलन है ये आपको ध्यान रखने होंगे, कहाँ हुए, किस तिथि को हुए, ठीक है, और इनकी मुख्य बातें क्या निकल कर आई। इसके बाद संधियां, जो ट्रीटीज हुई हैं, अभी हमने स्विट्जरलैंड के साथ जो है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी जो है हमने वो साइन किया है, ठीक है, तो संधियां। इसके बाद मैं देख रहा हूं पिछले 2 सालों से एक खास तरह का क्वेश्चन आ रहा है, विश्व में जो विवादित स्थल हैं, बड़े ध्यान से, विवादित स्थल जो हैं वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी मोदी जी जो है इजराइल गए थे, ठीक है,
तो अभी आप जाके जब पश्चिम एशिया में जाओगे, गोलान हाइट्स क्या है, अभी आपने देखा कि दोकलम प्लाटीव बहुत ज्यादा जो है चर्चा में रहा, ये कहाँ है, चिकन नेक ये कहाँ है, इस तरह का जो सोपोर कहाँ है, उरी अटैक कहाँ हुआ, जो विवादित स्थल जहां पर काफी बातचीत चल रही है, पुंछ सेक्टर कहाँ है। तो ये जो आपके जो क्षेत्र काफी ज्यादा चर्चा में रहे, उन क्षेत्रों को उठाकर सीधे क्वेश्चन बना लेते हैं। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नॉलेज की जरूरत नहीं होती है, बस बारीक नजर बनाकर रखनी होती कौन कौन से प्रमुख विवादित क्षेत्र हमारे पास रहे। चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय समझौते जिसमें भारत शामिल हो, द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय समझौते जिसमें भारत शामिल हो, बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल ट्रीटीज इन विच इंडिया इन्वॉल्व्स। अगला जहां से क्वेश्चन आना ही आना है इस बार, बहुत महत्वपूर्ण रहता है, सरकारी योजना एवं कार्यक्रम, गवर्नमेंट प्रोग्राम एंड पॉलिसीज। फिर अगला जो क्वेश्चन आता है वो आर्थिक समसामयिकी से आता है, इकोनॉमिक करंट से। आर्थिक में भी ये नहीं कि हर चीज वो पूछ लेते हैं, इनका कुछ खास क्षेत्रक है, बता देता हूं कौन कौन सा है। राइट, आर्थिक समसामयिकी में बैंकिंग, चूंकि 8 नवंबर डिमोनेटाइजेशन के बाद से बैंकिंग तंत्र जो है बहुत ज्यादा एक्टिव रहा है, बैंकिंग। राजकोषीय नीतियां, फिस्कल पॉलिसी, आपने देखा जीएसटी को लेकर तमाम बातचीत चली, सब कुछ जो ये सुधार हो रहे हैं, राजकोषीय नीतियां एवं आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। वित्त, फाइनेंस, निवेश, सीधे सीधे पूछ लेगा, अभी इस फलाना रिपोर्ट के अनुसार भारत में निवेश की दर कितनी प्रतिशत रही है, सीधे उठाकर क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि निवेश एक ऐसा मुद्दा है जिसमें यूपी भी अच्छा कर रहा है और जो है केंद्र सरकार भी बहुत ज्यादा प्रयासरत होने की कोशिश कर रही है। इसके बाद है कॉर्पोरेट क्षेत्र। ठीक है, कॉर्पोरेट क्षेत्र ये जो है इकोनॉमी में ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपका बनता है, कॉर्पोरेट एरिया। अगला जो क्वेश्चन आता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसको छोड़ ही नहीं सकते आप। ठीक है, सिर्फ करंट से अगर हम बाहर निकल जाएंगे ना तो भी मैं आपके इसमें बहुत से क्वेश्चन कवर करा दूंगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सब कुछ तो पढ़ना नहीं है, मैंने कुछ 5-6 एरिया जो है वो आइडेंटिफाई किया। लिखो, पहला एरिया जो है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्पेस टेक्नोलॉजी। आपने जानते हैं इसरो में कितना हम जो है वो जबरदस्त रहे, नई नई खोजें हुई है, भारतीय वैज्ञानिकों ने इधर तमाम खोजें की हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। दूसरा चिकित्सा प्रौद्योगिकी, मेडिकल टेक्नोलॉजी। तीसरा नैनो प्रौद्योगिकी, जो नैनो टेक्नोलॉजी में कुछ अगर हुआ है तो। पांचवा आनुवंशिक प्रौद्योगिकी, जेनेटिक, हमने कैंसर का भी हाल ही में नया जो है उसको डिटेक्ट करने का जो है तरीका ढूंढा, ये सब आनुवंशिक और टेक्नोलॉजी में चला जाएगा। रक्षा प्रौद्योगिकी, जितनी हमने गाइडेड मिसाइल्स, हमने नया वायुयान और ये सब जो किया है, ये रक्षा प्रौद्योगिकी में आएगा, यहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है। और आता है स्वास्थ्य, हेल्थ में हमने जो कुछ भी किया है, ये आपके क्या होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये हिस्से जहां से क्वेश्चन मूवमेंट करता है। अगली बार जो सबसे 1-2 क्वेश्चन हर साल आते हैं वो खेल, लिखो खेल, गेम्स, पुरस्कार, नियुक्तियां, निधन, कोई बहुत खास व्यक्ति है जो अगर उसकी जो है वो निधन हुआ है, मृत्यु हुई है, तो वो खेल, पुरस्कार, नियुक्तियां, अपॉइंटमेंट्स एंड निधन, आर्बिट्रेरी। और एक जो है जो आपको भूगोल में भी लेकर जाएगा, जलवायु एवं पर्यावरण, राइट, क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट। तो इससे जो महत्वपूर्ण खबरें हैं, जैसे अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है जिसमें भारतीय कृषि के ऊपर जो है वो नेगेटिव प्रभाव की बात हो रही है, रिपोर्ट आई है कि वो धरती के तापमान बढ़ने की बात हो रही है। तो ये सारी रिपोर्ट छोटी छोटी जो होती हैं, इनके आगे और पीछे अगर मिलाकर पढ़ोगे तो न सिर्फ आपका सब्जेक्ट कवर होगा, करंट भी आपका कवर हो जाएगा। तो ये रहे हमारे जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट, आप खुद से भी अगर पढ़ें तो इसी दायरे में आप उसको पढ़ाई करें। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम इन 3 दिनों में करने क्या जा रहे हैं। जो पहला सेगमेंट आपका होगा, राइट, मैं लगभग दिसंबर से शुरू करके और अगस्त तक आ रहा हूं। ठीक है, लगभग ये 9 महीने, इधर के जो 9 महीने होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और भी जो खबरें होंगी वो इसके साथ साथ कलेक्ट होंगी। लेकिन सबसे पहले हम एक काम करेंगे, ये जो मैंने अभी आपको 10 क्षेत्रक लिखाए हैं, इन 10 क्षेत्रक का एक ओवरव्यू हम कर लेंगे। ठीक है, यानी जो आपके पास लिखेंगे कुछ नहीं, हम उसको याद करते हुए चलेंगे, जहां पर है कुछ एक्स्ट्रा होगा मैं आपको बता दूंगा। ये सारे के सारे क्षेत्रक जो आपको मैंने अभी एक सेट मिला हुआ है, 5 सेट में आपको और दूंगा इसके। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम बड़े एक दायरे को पकड़ लेंगे। ठीक है, चाहे वो खेल हो, पुरस्कार हो, किसी का आना जाना, कोई भी संधियां, कुछ भी आया,
ये मैंने अखबारों से जो है वो चुना है, ठीक है। मैं क्योंकि देख रहा हूँ 2 साल से पीसीएस का जो क्वेश्चन है वो अखबारों से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, मैगजीन्स की अपेक्षा अखबारों की लाइनें उठाकर वो ज़्यादा दे रहे हैं। तो पहले मैं वो ये काम करूंगा, डे 1 आज हमारा काम ये रहेगा। कल जो है वो मैं सेकंड में पहुंचूंगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो महत्वपूर्ण खबरें जो मैंने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट संधियां, नीतियां, कोई स्थान है, गोलान हाइट्स, ठीक है, फलाना कुछ भी हुआ, ट्रीटी, अब ट्रीटी के अंदर कुछ शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, ये क्वेश्चन उठाकर पूछ ले। जैसे वासेनार, वासेनार क्या है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप क्या है, इनके बीच का अंतर क्या है, एमटीसीआर क्या है, ठीक है। तो हम इधर याद करके गए थे कि भैया ये स्थान मिल गया, वहां पूछ लेता है वो क्या है, ये शब्द जो है वो क्यों चर्चा में रहा, MCX 200 क्या है। तो ये जो है ये कल मैं पूरा करूंगा और परसों में आ जाऊंगा यूपी पे, ठीक है। तो सरकार ने क्या क्या निर्णय लिए, इस बार प्रश्नों की प्रवृत्ति पे आपको ध्यान रखना होगा। इस पूरे साल में 2 विभाजन हुए, पहले जो सरकार थी समाजवादी सरकार थी, अब जो सरकार आ गई है वो बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई, इसका प्रभाव पड़ता है, पड़ेगा, राइट। और केंद्र में भी किसकी सरकार है, उसी जो है वो पार्टी की सरकार है। अब क्या होगा, यहाँ हम देख रहे हैं जो इधर मैं खासतौर पे योगी सरकार के आने के बाद मैं देख रहा हूँ कि जो केंद्र प्रोग्राम एंड पॉलिसी लेकर चल रहा है, राज्य भी क्या कर रहा है, उसी को आगे लेकर जाने की कोशिश कर रहा है। तो 2 धड़े हैं, एक समाजवादी सरकार ने जो प्रोग्राम एंड पॉलिसी चलाई उस पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। लेकिन इधर जो योगी सरकार जो लेकर आ रही है, और योगी सरकार ने क्या किया, उन्हीं प्रोग्राम एंड पॉलिसीज को यूपी में इम्प्लीमेंट कर, यानी केंद्र सरकार वाली जो प्रोग्राम एंड पॉलिसी है वो इस बार यूपी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और यूपी की जो बहुत ज़्यादा अभी समय तो हुआ नहीं है, तो इसीलिए क्या होगा, वहाँ पर यहीं पर लग रहा है कि यूपी के जो क्वेश्चन है वो इस बार उतने ज़्यादा ताकतवर नहीं रहेंगे जितना जो आपका मेन स्ट्रीम की जीएस है वो ज़्यादा ताकतवर रहेगी। चलिए नीचे ऑफिस गई थी तुम, ये लो। चलो हम लोग इसी को आगे शुरू करते हैं जहां हमारा पहला सेट है, राइट। आपको बड़े ध्यान से इसको साथ साथ याद करते हुए चलना है। तो सबसे पहले जो है वो अगर हम पुरस्कारों और प्रतियोगिताओं की तरफ मूवमेंट करते हैं, एक मिनट, पहला जो आपका समाचार है जहां पर हम बात करेंगे सेट 1, तो प्यूर्टो रिको स्टेफनी डेल, राइट। तो एक प्रतियोगिता होती है, यहां से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिस वर्ल्ड 2016 दिसंबर में इनको जो है ये पुरस्कार मिला। तो वॉशिंगटन अमेरिका के ऑक्सन हिल, अंडरलाइन करो कहां से ये, बेसिकली यहां पर जो है जो प्रतियोगिता हुई, आयोजित कार्यक्रम में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में कैरिबियाई देश, ध्यान रहेगा ये कैरिबियाई देश के प्यूर्टो रिको, कहां से, प्यूर्टो रिको की स्टेफनी डेल, कौन, स्टेफनी डेल ने जो है वो 116 प्रतियोगी, कितने थे उसमें टोटल, 116 हराकर 2016 का ये खिताब अपने नाम किया। तो एक ऑप्शन बन सकता है किसने जो है मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जीती, क्योंकि ये वैश्विक स्तर पर यहाँ पर प्रतियोगिताएं होती हैं। अगर हम बात करें 2015 की विजेता रह चुकी स्पेन की मारिया लालागुना रेवो, इन्होंने, इससे पहले कौन था, ये कभी कभी पूछा जाता है पीसीएस में, क्या करते हैं इससे पहले का मिस वर्ल्ड कौन था, वो कौन थी, मारिया लालागुना, राइट। ये जो है स्पेन की, इनको जो है चुना गया था। इस दूसरे स्थान पर कौन रहा, यारिट्जा मैगुएलिना, ठीक है, ये डोमिनिक रिपब्लिक की, और तीसरे स्थान पर नताशा मैनुला रही, ठीक है। ये आपका जो पहला फैक्ट रहा।
भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया, ये क्वेश्चन दिया जा सकता है। प्रियदर्शनी 20वें स्थान तक ये पहुंच पाई, इसके बाहर नहीं गई। सबसे इससे पहले जो है वो किसने जीता था ये अवार्ड, 2000 में प्रियंका चोपड़ा ने। भारत में अब तक कितने लोग जो है वर्ल्ड जो है ये आपकी विश्व सुंदरता प्रतियोगिता जीत चुके मिस वर्ल्ड की, युक्ता मुखी 1999, डायना हैडन 1997, ऐश्वर्या राय 1994 और रीता फारिया 1966। राइट, तो ये सभी जो लोग हैं ये अभी तक क्या हुआ, ये प्रतियोगिता जीत चुके हैं भारत से। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी एक जगह होनी चाहिए। इस बार किसने जीता, पिछली बार कौन रहा, सेकंड प्लेस पर कौन रहा। मैंने देखा 2-3 क्वेश्चन इस तरह वो जीतने वाले का नाम ना पूछकर उपविजेता का नाम पूछ लेते हैं, ठीक है, तो उनका तो फैक्ट का हिसाब किताब है, तो फैक्ट तो वो कहीं से भी उठा सकते हैं। और भारत से चूंकि इस सौंदर्य प्रतियोगिता में अब तक कुल 5 लोग प्रवेश कर चुके हैं, तो उन 5 के आपको नाम और वर्ष भी पता हुआ चाहिए। अब ये प्रतियोगिता शुरू कब हुई थी, क्वेश्चन है, यहां तक जा सकता है, जैसा मैंने उनका प्रकृति देखा है। तो 1991 में लंदन से शुरू इस प्रतियोगिता का पहला खिताब स्वीडन की कीकी हकिंसन, अंडरलाइन, कहां पे शुरू हुआ, 1951 में। कहां शुरू हुआ, लंदन में। और पहला किसने जीता था, स्वीडिश नागरिक कीकी हकिंसन ने जो है ये पुरस्कार जीता था। ये हो गया, यहीं पर आपका जितना आपको चाहिए था, विजेता, उपविजेता, पिछली बार की विजेता, भारत से कुल विजेता, कहां जो है आयोजन हुआ, पहला कब हुआ, किसने जीता। ठीक है, हमारा काम खत्म। फिर से एक बार बोल दो मुझे, क्लास में याद करके जाना, घर वर के लिए कोई होमवर्क नहीं है, ठीक है। किसने जीता, प्यूर्टो रिको की, किस देश की, प्यूर्टो रिको की स्टेफनी डेल ने। ये भारत से कौन कौन जीत चुका है, प्रियंका चोपड़ा, युक्ता मुखी, डायना हेडन, गुड, ये क्लास में ही आप इसको याद कर लेंगे। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है इस बार के लिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का शुभारंभ हुआ। इस बीच में क्या हुआ, हाँ करो, बार बार फ्लक्चुएट कर जा रहा है। नहीं, वो तो लाउड करना शुरू, बोलना शुरू कर देगा। चलो मैं इसको फुल पेज, व्यू में ही था, पता नहीं कहाँ गया उस ऑप्शन में, इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, राइट। अगला जो हमारा है प्रधानमंत्री गरीब जो है वो कल्याण योजना, राइट। तो अगर आप इसको देखोगे तो केंद्र सरकार ने 17 दिसंबर 2016 को काले धन को सफेद करने के लिए योजना चलाई। 8 नवंबर को क्या हुआ, डिमोनेटाइजेशन हुआ और जो 500 और 1000 के नोट थे वो क्या कर दिए गए थे, आपके डाल दिए गए थे, भैया ये जो लीगल टेंडर मनी नहीं है, आपको वापस लेकर आना है। और ये हुआ कि जो आप स्वेच्छा से आगे लेकर जाना चाहते हैं, आप स्वेच्छा से अपने धन को बताना चाहते हैं कि भाई मेरे पास ये काला धन है, तो सरकार ने उसके लिए क्या प्रोविजन किया, सरकार इस योजना के अंतर्गत क्या करेगी, काले धन को 50% टैक्स देकर, ध्यान रखिएगा योगी सरकार है और किस नाम पे आई है, वो इसी स्वच्छता के नाम पर और काले धन से निपटने के नाम पर आई है, तो इसीलिए ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कैसे होगा, 50% टैक्स देकर, ठीक है, 50% टैक्स देकर सफेद किया जा सकता है। शेष बचे 50% में से 25% को तुरंत निकाला जा सकेगा, बाकी की 25% रकम 4 साल के लिए बैंक में जमा रखेगी जिस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। तो आपका जो पैसा है आइए आप बैंक सरकार के पास दीजिए, सरकार क्या करेगी, इस पर 50% आपसे टैक्स मार देगी, 50% जो बचेगा वो 25 आपका फिक्स रहेगा, 25 ही आप निकासी कर सके, यानी 75 किसके पास हो गया, लॉक हो गया गवर्नमेंट के पास। और इस पैसे को, ये योजना कब तक रहेगी, 31 मार्च 2017 तक ये रही थी, ठीक है। जुर्माने में जो राशि आएगी उसका उपयोग गरीब कल्याण योजना के लिए किया जाएगा, यानी उस फंड को सरकार क्या करेगी, गरीबों के कल्याण के लिए जो है वो डाइवर्ट करा देगी, ठीक। तो कब शुरू हुई ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कब तक रहेगी, क्लास में बोलते जाओ, कब तक रहेगी, 31 मार्च 2017। टैक्स का प्रावधान क्या है, आप अगर 100 रुपया देंगे तो उसमें से जो 50 वो सरकार क्या करेगी, सबसे पहले टैक्स के रूप में ले लेगी
अगला जो 25 है उसको आप निकासी के साथ जाओगे, इस पर आप जो है, और ये जो 25 है वो जमा रहेगा, राइट। ये क्या होगा, ये जमा रहेगा, लेकिन इस पर आपको ध्यान रखना कोई ब्याज नहीं मिलेगा। यही है, एग्जाम में क्या देके पूछ लेगा, इस पर ब्याज प्राप्ति दी जाएगी 4 वर्षों के बाद दिया जाएगा, नहीं, इस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। आप केवल यानी 75% किसके पास लॉक हो गया, गवर्नमेंट के पास, और ये सारा पैसा किसके पास चला जाएगा, गरीबों के कल्याण के लिए, ठीक है। अब अगला जो है महत्वपूर्ण, भारत जो है वो आगे जाना चाहता है, भारत जो है खुला आकाश नीति जो है वो उसको आगे लेकर बढ़ना चाहता है। तो खुले आकाश नीति के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन वार्ता ICAN, ठीक है, ओपन स्काई पॉलिसी, ओपन स्काई पॉलिसी में यानी खुला आकाश नीति में हम क्या करना चाहते हैं, हमारे परिवहन के कई क्षेत्रक हैं, जैसे सड़क, जैसे रेलवे, जैसे अब वायुयान। तो वायुयान में हमें क्या करना होता है, हम यहाँ पर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना जो है वो परिवहन को, ट्रांसपोर्ट को आगे लेकर जाना चाहते हैं, और एयर ट्रांसपोर्टेशन में हम जो है एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, ताकि जो है वो आम मध्य वर्ग भी जो है वो विमानन का आनंद ले सके। तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन वार्ता कब से चली, 5 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर तक, कहाँ पर आयोजित हुई, नसाऊ में आयोजित की गई। और इसमें से जो है वो 20, इसमें कितने मेंबर हैं टोटल, 191 मेंबर है, 191 मेंबर्स हैं, 106 देशों ने इसमें भाग लिया, ठीक है। राष्ट्रीय नागर विमानन नीति, हमारे यहाँ कौन सी नीति काम करती है, नेशनल एविएशन पॉलिसी, राष्ट्रीय नागर विमानन नीति 2016 के जो निर्देश हैं, कौन कौन से देशों के साथ इसने खुला आकाश नीति को जो है प्रस्तावित किया, देख लेते हैं, ठीक है। भारत ने 6 देशों के साथ, कौन कौन है, गुयाना, ठीक है, टोटल कितनी कंट्री, 6 देशों के साथ, चेक गणराज्य, जमैका, फिनलैंड, स्पेन और श्रीलंका शामिल हैं। ध्यान देना, इसमें अफ्रीकन कंट्री ढेर सारे हैं। अफ्रीकन कंट्री का मतलब वो क्या, धीरे धीरे हम उनके साथ क्या कर रहे हैं, अपना एविएशन क्षेत्र जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं, यानी पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये इसमें देश शामिल हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ ये हवाई अड्डे बनाए जाएंगे ये याद रखिएगा, ठीक है। खुला आकाश समझौते में 6 महानगरों, कौन कौन सा, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई, ये हमारे क्या हैं, ये मेट्रोपॉलिटन है, ये हमारे महानगर हैं। स्थित हवाई अड्डों तक असीमित संख्या में उड़ानों की अनुमति दी गई है। क्या किया जाता है खुला आकाश नीति में, असीमित उड़ानें, ठीक है। यानी इसमें से है इन देशों के बीच क्या किया हमने, राइट। यहां पर हम कंट्री टू कंट्री गए, कौन सी कंट्री और कितने स्टेट्स। अब देखो क्या होगा, भारत के अगर हम क्षेत्र की बात करें तो इंडिया के ये जो शहर हैं, दिल्ली, बेंगलुरु, ठीक है, कोलकाता और मुंबई, हैदराबाद, यहां से क्या होगा, इन सभी जगहों से आप जो है इन कंट्रीज के साथ, गुयाना, चेक गणराज्य, जमैका, फिनलैंड, स्पेन और श्रीलंका, राइट, यहां से जो है आप तेजी से जो है वो असीमित संख्या में उड़ानों को निर्धारित कर लेंगे। इससे क्या होगा, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी बढ़ेगी और हमारा एविएशन सेक्टर मजबूत हो जाएगा। याद रहेगा, इस नई व्यवस्था से लाभ क्या होगा, लिख लो, ये लाभ बहुत इंपॉर्टेंट है। नई व्यवस्था से भारत तथा इन देशों के बीच कनेक्टिविटी के साथ साथ यात्रियों के सफर को बढ़ावा दिया जाएगा। और भारत में ये क्षेत्र जो वायुयान है, एविएशन, ये अभी क्या है, बहुत कमजोर है, ठीक है, ये उतना तेजी से आगे नहीं बढ़ पाया। इसके साथ क्या हो सकता है, इससे भारत का निवेश भी बड़ी मात्रा में बढ़ सकता है, याद रखना चाहिए, ये तुम अपना ध्यान रखो। और दूसरे साथ साथ इसमें क्या होगा, निवेश बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर बड़ी मात्रा में आपका क्या आ जाएगा, पूंजी भी आती है और इससे तकनीकी आती है, और आपका क्या होगा, ये क्षेत्र परिवहन का एक तीव्र क्षेत्र परिवर्तित हो चला जाता है, विकास कर जाता है फास्टर, ठीक है। तो एविएशन यानी वायुयान क्षेत्र को हमें आगे लेकर जाना पड़ेगा। हमारे यहाँ ये 2 है, इस तीसरे की क्या है, कमी है। जब ये आएगा बड़ी मात्रा में निवेश होगा, एयरपोर्ट बनेंगे, बड़ी मात्रा में पूंजी आएगी और उसके आसपास रोजगार पैदा होना शुरू हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, जब विश्व का जो आदमी है, जब उसके पास भारत आने जाने में उसको सहूलियत है, जल्दी आना चाहेगा, ठीक है, तो उसके माध्यम से क्या होगा, भारत में निवेश में भी तेजी आ जाएगी, तकनीकी होगी और अंत में क्या होगा, इससे रोजगार बढ़ेगा। ये लाभ है, इसके लिख लो, इसके लाभ में मेंशन कर लो।
अगली न्यूज इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पीसीएस के लिए। आप लोग पता चला जो है महासचिव याद करके गए, वो तो आपके मैगजीन में दिया हुआ है, ठीक है, और उप महासचिव पूछ लिया। खास बात है, उस उप महासचिव, मैंने बहुत ध्यान से इसको जो है वो कलेक्ट किया है। उप महासचिव के साथ एक बड़ी खास बात है, ये उस देश में आ रही हैं जो पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन वो उपद्रव का शिकार है, महिला, ठीक है। तो अब हम यहां पर बात करेंगे। चलो अगला जो हमारा सेगमेंट है, नवनिर्वाचित संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस। कौन है? एंटोनियो गुतेरेस महासचिव है ये, ठीक है, सेक्रेटरी जनरल। नाइजीरिया की पूर्व पर्यावरण मंत्री, राइट, अंडरलाइन करो इसको, अमीना मोहम्मद को उप महासचिव नियुक्त किया, ठीक है। अमीना मोहम्मद के बारे में जान लो, 11 नवंबर 2015 को नाइजीरिया की पर्यावरण मंत्री नियुक्त की गई, ठीक है। तो इस क्षेत्र में क्या हो रहा है, ये पर्यावरण के लिए काम करने वाली जो है वो बहुत महत्वपूर्ण ये देश है। इससे पूर्व वे सेंटर फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी सॉल्यूशंस की संस्थापक व सीईओ थी। ये अपना जो है एक मूवमेंट चलाती थी पर्यावरण के लिए। वे संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून के कार्यकाल में विशेष सलाहकार के पद पर कार्यरत थी। गुतेरस ने हाल ही में 9वें संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में शपथ ग्रहण की। कौन सा नंबर? ये तो यूपीपीसीएस है भाई, ये कुछ नहीं पूछेगा, नाम याद करके गो, नंबर पूछ लेगा। 9th याद रहेगा, कौन सा? 9th याद करते चलो इसको। और उन्होंने जब शपथ ग्रहण कहा था तो कहा था बिना लैंगिक भेदभाव के, यानी केवल क्या हो रहा है, ये आरोप लगता है उसमें केवल पुरुषों का ही वर्चस्व है, की शपथ ली थी, राइट। और कब उन्होंने 1 जनवरी 2017 को बान की मून, किसको रिप्लेस किया था इससे पहले? बान की मून। और उन्होंने कहा था कि अब संयुक्त राष्ट्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। आगे चलकर अभी इसी में पढ़ोगे, अमेरिका की तरफ से निक्की हेली को, जो भारतीय मूल की जो है वो महिला है, उनको जो है क्या अमेरिका संयुक्त राष्ट्र में उनका जो है वो दूत नियुक्त किया गया है। और भारतीय मूल का पहला व्यक्ति जिसको अमेरिकी प्रशासन में कैबिनेट की रैंक मिली हुई है, अभी तक कोई भारतीय अमेरिकी यहां तक नहीं पहुंचा, निक्की हेली को भेजा गया है। तो संयुक्त राष्ट्र क्या कर रहा है, जेंडर न्यूट्रल, एक वर्ड ही होता है, लैंगिक भेदभाव रहित कार्यबल तैयार करने की बात कर रहा है। क्या बोलते हैं इसको, लिखो, जेंडर न्यूट्रल, लैंगिक भेदभाव रहित। तो जरा जल्दी से बोल दो, उप महासचिव किसे? बान की मून क्यों बोल रही हो? उप महासचिव, राइट, अमीना मोहम्मद। कहां से? क्या थी? गुड। और जो आपका क्या नाम है, महासचिव कौन है? सामने फिर भी दिक्कत हो रही है। कब उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया? किस कौन से नंबर पे हैं? ठीक, गुड। अगला हम बात करते हैं, अगर जो पूरे 1 महीने के न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट खबर आई थी, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों हेतु सड़क संपर्क योजना, ठीक है। क्या हो रहा है, वामपंथ क्या होता है भाई? वामपंथ एक विचारधारा है जिसे हम लोग दूसरी भाषा में नक्सलवाद भी कहते हैं, राइट। 60 के दशक में नक्सलबाड़ी नाम की जगह, पश्चिम बंगाल में एक जगह नक्सलबाड़ी नाम की एक जगह, वहां से ये वामपंथी विचारधारा जो है वो नक्सलबाड़ी आंदोलन, ठीक है, कान्हो, ये सब जो लोग थे, वहां की पुलिस व्यवस्था, वहां के साहूकारों के विरुद्ध में इन्होंने आंदोलन शुरू किया था, हथियार उठा लिए थे, ठीक है, और तीर तलवारों से जो है इन्होंने जो है वो हमला करना शुरू किया। आगे चलकर जो है यहाँ पर ये आंदोलन जो है कुछ समय बाद दबा दिया गया, लेकिन जो विश्वविद्यालय के छात्र थे उन्होंने ये जो वाम पंथ की विचारधारा है, वाम लेफ्ट की, वो बड़ी फैसिनेट कर गई, बड़ा मजा आने लगा और ये लगा कि नहीं, ये जो है वो आज़ादी की एक क्रांति हो सकती है। ये जो है वो माओ के सिद्धांत में, माओ से तुंग, जो चीन के सुप्रीम लीडर थे, माओ से तुंग, इनकी इस विचारधारा में बहुत ज़्यादा जो है वो यकीन रखते हैं कि मानव के जो अधिकार होते हैं वो मांगने से नहीं, बंदूक की नली से निकलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर उन्हें लगा कि जब तक आप हिंसक कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक राष्ट्र राज्य आपको कुछ भी नहीं देगा, और उस विचारधारा को हम लोग आगे चलकर बोलते हैं नक्सलवादी, इसी नाम पर नक्सलवादी विचारधारा या वामपंथी। ये वास्तव में फ्रेंच की क्रांति से, यानी फ्रांस की क्रांति से यह शब्द निकला था। माना यह जाता था वहां की संसद में सरकार के दाहिने हिस्से जो लोग बैठते थे उसको दक्षिणपंथी, ध्यान से सब सुनते जाओ, और जो बाएं हिस्से में बैठते थे उनको वामपंथी।
यानी जो सरकार के अनुयायी थे, समर्थक थे, वो क्या कहलाए? दक्षिणपंथी। और जो उसका विरोध करने वाले थे वो क्या संसद में कहां बैठते थे? उल्टा विपक्ष में बैठते थे, उनको बोला जाता था वामपंथी। आगे चलकर ये जो सरकार की नीतियों का विरोध करने वाले, अपने तरीके से शासन व्यवस्था चलाने वाले लोग थे, ये पूरी दुनिया में क्या कहलाए? लेफ्ट कहलाए। और जो ये मानते थे कि जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है, हैव्स नॉट, जो सर्वहारा है, उसका जो है वो दमन किया जाता है। बुर्जुआ क्या करता है? उसके अधिकार छीन लेता है। और इन्होंने क्रांति का रास्ता अपना लिया हथियार के माध्यम से। आज भारत के 10 से अधिक राज्यों में ये जो है वो नक्सलवाद फैलता चला गया। और चूंकि ये हिंसा करते हैं, इसीलिए ये लाल रंग इनका जो है निशान है, जहां मजदूरी का निशान ये करते हैं, उसको लाल गलियारा, रेड कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। लाल गलियारा, रेड कॉरिडोर, ठीक है। ये नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र है। ये करते क्या है? अब जान लो कि सरकार ये क्यों कर रही है, क्योंकि 3-4 योजनाएं तुम्हें इससे संबंधित पढ़नी है। इसके माध्यम से ये क्या काम करते हैं? सबसे पहले संपर्क मार्ग खत्म कर देते हैं, सड़कों को डायनामाइट लगाकर उड़ा देते हैं। क्योंकि जब संपर्क खत्म हो जाएगा तो पुलिस और प्रशासन ये क्या होगा? ये दोनों जो है वहां तक आसानी से नहीं पहुंच पाएंगे। उसके बाद जो है ये मोबाइल टावर उड़ा देते हैं ताकि संचार क्रांति को रोका जा सके, राइट। और इसके माध्यम से फिर ये क्या होता है? आतंक फैलाते हैं ताकि विकास के कार्य वहां पर न हो सके। एब्डक्ट करना, अपहरण करना, हत्याएं करना, ये शामिल है। तो सरकार क्या करना चाहती है? सबसे पहले जो है वो संपर्क मार्ग स्थापित करना चाहती है, और उसी में ये जो है वो योजना चलाई जा रही है। इसी योजना के अंतर्गत आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ हमारे सीआरपीएफ के जवान अभी इसकी सुरक्षा, ये सड़क बन रहे थे तो सुरक्षा कर रहे थे, और आतंकी हमला करके क्या कर दिया गया था? उनको मार दिया गया था। 25 से ज्यादा जवान हमारे मारे गए थे। इसी परियोजना के साथ जुड़ी हुई चीज है। तो वामपंथी उग्रवाद से प्रस्तावित प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क योजना परियोजना के नाम से एक केंद्र प्रायोजित परियोजना। कैसी योजना है ये? केंद्र प्रायोजित। इसमें पैसा कौन देगा? 100% केंद्र देगी। इस परियोजना के अंतर्गत वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिले के ग्रामीण सड़क संपर्क में सुधार किया जाएगा। इस परियोजना का क्रियान्वयन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अंडरलाइन करो, बहुत इंपॉर्टेंट, किसके अंतर्गत ये योजना लाई जा रही है? ठीक, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, PMGSSY, राइट, ग्राम सड़क योजना। इसमें वर्ल्ड बैंक जो है वो सबसे बड़ी भागीदारी करता है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जो सबसे बड़ी फंडिंग आती है वो कहां से? वर्ल्ड बैंक से आती है। और इसके माध्यम से चिन्हित किया जाएगा, और 44 जिले इसके अंतर्गत चिन्हित किए गए। अब 8 तारीख के बाद हमने डिमोनेटाइजेशन किया, और डिमोनेटाइजेशन में हमने क्या प्रायोजित किया कि आप कैशलेस जो है वो डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा दीजिए। डिजिटल इकोनॉमी क्या होती है? डिजिटल इकोनॉमी का मतलब होता है जहां बैंकिंग तंत्र के माध्यम से और बिना कैश के आदान प्रदान के जिसको पाना है और जिसको देना है, दोनों बैंकिंग कनेक्टिविटी जो है वो डायरेक्ट 1 to 1 होनी चाहिए, 1 to 1 होनी चाहिए। यानी वहां पर आप कैश का प्रयोग नहीं करेंगे, और जब कैश रहित होता है उसको हम लोग डिजिटल, यानी जब कंप्यूटर संगणकों के माध्यम से जो कोई भी धन का लेन देन किया जाता है वो भौतिक रूप में नहीं होता, वो वर्चुअल या आभासी रूप में होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिजिटल करेंसी, और या डिजिटल लेन देन, इस तरह का ट्रांजेक्शन होता है। तो यहां पर क्या हुआ? जो कश्मीर का लानुरा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कश्मीर बड़ा चर्चा में है। लानुरा देश का पहला कैशलेस गांव बना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब समाचार पत्रों में आता रहता है, हमारी आंख के सामने से मिसिंग हो जाता है। जम्मू एंड कश्मीर के बड़गांव जिले में, कहां पर? बड़गांव जिले, लावनुरा गांव देश का पहला कैशलेस गांव बन चुका है। यानी वहां पर क्या होगा? कोई भी नगद के माध्यम से जो है वो लेन देन नहीं कर रहा है, सारा लेन देन डिजिटली हो रहा है। डिजिटल के फायदे क्या क्या होते हैं? पहली बात, इसमें जो है वो ब्लैक करेंसी को पकड़ा जा सकता है। इसमें देने वाले और पाने वाले दोनों का डाटा सरकार के पास होता है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा होता है, जब आपका धन बैंकिंग व्यवस्था के अंदर आ जाता है तो वो राष्ट्र के काम आना शुरू हो जाता है, बैंकिंग तंत्र में आना चाहिए। इस गांव के प्रत्येक परिवार में से लगभग एक व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली से प्रशिक्षित है, राइट, उसको पता है कि कैसे पेटीएम या ऑनलाइन पेमेंट करना है। अब तक इस प्रणाली के अंतर्गत 150 लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है, ठीक है। यह सफलता किसकी वजह से? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। किसने यह प्रशिक्षण दिया? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, NIC। ये इस बार में इसमें भी आया था, IS प्री में क्वेश्चन आया था। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के प्रयासों के कारण हुई है। इसके अतिरिक्त CAC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, ई गवर्नेंस डिजिटल वित्तीय समावेशन के उद्देश्य के अंतर्भित इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, राइट। चलो
अगला अगर हम निधन की बात करें तो जानी मानी खगोलविद जो है बेरा रूबिन, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पिछले 2 सालों से इस पर बहुत बातचीत चल रही है। इस बार आपका जो है क्वेश्चन भी आया था आईएएस प्री में, और ध्यान रखिएगा अगर इस बार जो है जब पीसीएस का एग्जाम आईएएस प्री के एग्जाम के बाद होता है तो आईएएस प्री के कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन पीसीएस में रिपीट किए जाते हैं। दूसरा तरीका बता देता हूं, इसीलिए मैं बार बार आईएएस प्री का नाम ले रहा हूं। जितना मैंने देखा है अभी कुछ समय से क्या हो रहा था, प्री यूपी पीसीएस का प्री जो है वो आईएएस प्री से पहले हो रहा था। आज से 3 साल पहले क्या होता था, पहले आईएएस प्री का एग्जाम होता था, उसके 1.5-2 महीने बाद पीसीएस का एग्जाम होता था। लगभग 15 से 20 क्वेश्चन तक रिपीट हो जाते थे एज इट इज। अगर आपको आंसर याद है पिछले 2-3 सालों का तो तुम्हें एज इट इज जो है वो मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आप कुछ नहीं करिए, खाली 3-4 साल का पेपर और उसका आंसर 2 घंटा लगेगा मुश्किल से, ठीक है, उनको पढ़ डालिए, पूरा का पूरा पढ़ डालिए, आंसर याद कर डालिए। आपको कम से कम 10 क्वेश्चन एज इट इज मिल जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना होगा, खाली टिक ठोक कर चले आना। देखो सक्सेस ना ऐसा नहीं होता कि आप बहुत बड़े जो तेजूलाल बन जाओगे तभी सक्सेस मिलेगी। सक्सेस में बहुत छोटे छोटे टुकड़े जोड़ने पड़ते हैं। अब क्या होगा, आप 2-3 घंटा बैठ जाओगे, 10 क्वेश्चन आपके किनारे, और जो पास और फेल होने वाले तो उनमें ज्यादा क्वेश्चन का मार्क अंतर थोड़ा ना होता है। देखो 40-45 तो बड़े आराम से आप भी कर ले जाओगे, दूसरा भी कर ले जाएगा, मजा आएगा 40 के ऊपर जाने में, वहीं पे ब्रेक हमारा कम पड़ता है। तो ये वाली क्लासेस आपको 10 से 15 का आंसर दे देंगी। 15 जो है आप पीछे से खींच लो, प्रीवियस ईयर पेपर देख लो, और आपको क्या होगा, आप देखना करके देखना, 4-5 साल का पेपर जो है बस उनको आंसर जो है वो रट लो, खाली बैठ के एक सॉल्व पेपर ले आओ और बढ़िया से उसको याद कर लो। और इसी साल के तुम्हें कई पेपर जो क्वेश्चन दिखाई पड़े, खासतौर पे वो क्वेश्चन और बता दूं जिसमें बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते, मतलब जो टू द पॉइंट वाले होते हैं, जैसे पिछले साल का, तो जिसमें डिजिट वाले जो होते हैं उनको उठा लो एज इट इज, वो तुम्हारे सामने आ जाएंगे। तो बहुत ज्यादा आपको टेंशन नहीं होगी। तो 10 यहां से गए, 15 हैं, 25 का मार्जिन हम ले लें, हमारे लिए बहुत है, ठीक है। चलो, वेरा रूबिन का निधन। तो डार्क मैटर क्या होता है सबसे पहले ये जान लो। तो हमारे जो है अंतरिक्ष मुख्यतः इसी से मिलकर बना हुआ है। अंतरिक्ष जो है डार्क मैटर, हमें नहीं पता ये जो कण है उनमें द्रव्यमान कहां से आया, ठीक है, ये पदार्थ बना कहां, जब नहीं बना तो उसको हम लोग डार्क मैटर या ईश्वरीय कण, गॉड पार्टिकल के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके लिए जो है ये है, उस अंतरिक्ष में है, लेकिन हम उसकी उपस्थिति का पता नहीं लगा पा रहे हैं। इसी के लिए जो है हम लोग LHC, लार्ज हाइड्रन कोलाइडर, ये नाम का प्रयोग कर रहे हैं, जिसको बिग बैंग के नाम से भी जाना जाता है, जहां कणों को टकराकर हम वही स्थितियां पैदा करेंगे जो ब्रह्मांड के उस समय पैदा होने के लिए बनी थी। तो ये जो है LHC, लार्ज हाइड्रन कोलाइडर, ठीक है। तो ये कहां की थी, अमेरिका, ठीक है। खगोलविद, एस्ट्रोजियोफिजिस्ट हम लोग कह सकते हैं, एस्ट्रोनॉमर। तो ये क्या होगा, बेरा रूबिन का 25 दिसंबर 2016 को निधन है। इन्होंने पाया कि आकाशगंगा उस तरह से नहीं घूमती जैसी उसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी। इसी बात ने इस थ्योरी को मदद की कि कुछ अन्य बल भी इसी काम में लगे हुए हैं, यानी हमें वो दिखाई नहीं पड़ रहे, पता नहीं है, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डार्क मैटर बोलते हैं, ठीक है। जहां सामान्य पदार्थ ब्रह्मांड का 5% हिस्सा बनाते हैं, डार्क मैटर ब्रह्मांड का 27% हिस्सा होते हैं, ठीक है। इनकी और खास बात क्या है, अगर एग्जाम में और टप करके पूछ ले, वो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, बहुत उच्च संस्था है अमेरिका की, के लिए निर्वाचित होने वाली संसार की दूसरी महिला बनी। साइंस के अगला क्षेत्र हम लोग देख लेते हैं। साइंस में सबसे प्रतिरोधी पदार्थ, ठीक है, यानी कि जितनी ज्यादा हीट होगी उस पर भी वो विदस्टैंड कर जाए। होता क्या है, आप इसको समझ लो, इसका महत्व क्या होता है, इस खोज का जो है उस पदार्थ का महत्व क्या है, ठीक है। साइंस रिपोर्टर में भी आया था ये, बार बार ये डिस्टर्ब क्यों हो रहा है। साइंस रिपोर्टर में भी आया था। जब अगर हम बात करते हैं कि आखिर इसका महत्व क्या है, दुनिया के सबसे प्रतिरोधी पदार्थ, हर पदार्थ में जो है जब ऊष्मा प्रवाहित होती है तो ये अपनी अवस्था को परिवर्तित कर देता है, ठीक है। गर्मी बढ़ी और धीरे धीरे ये ठोस से किस में परिवर्तित हो जाएगा, द्रव में परिवर्तित हो जाएगा, या अंत में क्या हो जाएगा, ये गैस में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है।
हमें आज के समय में बहुत स्पीड के साथ जाना पड़ता है। जैसे अभी हम लोग जो है वो सुपरसोनिक जहाज बना रहे थे। सुपरसोनिक जहाज वो होते हैं जो ध्वनि की गति से चलते हैं। अब हम लोग हाइपरसोनिक जहाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस के माध्यम से चलेंगे। हाइपरसोनिक जो ध्वनि की गति से भी तेज चलेंगे। लेकिन क्या होता है, जब कोई वायुयान चलता है या आगे जाता है तो हवा के साथ उसको क्या झेलना पड़ता है, घर्षण झेलना पड़ता है। और जब घर्षण होगा तो उसका तापमान क्या होगा, फ्रिक्शन से, ड्यू टू फ्रिक्शन उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा वो अवस्था क्या हो जाएगी, ठोस से द्रव में परिवर्तित, या उसका नुकसान हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। ऐसी घटना हुई थी जब कल्पना चावला लौट रही थी तो उनके उस जहाज का एक हीट टाइल खत्म हो गया था, टूट गया था। और उसकी वजह से क्या हुआ, जैसे वो वायुमंडल में प्रवेश हुआ उसमें फ्रिक्शन हुआ, घर्षण हुआ और वो जलकर खत्म हो गया। तो वैज्ञानिकों ने जो है वो सबसे अधिक ऊष्मा प्रतिरोधी पदार्थ खोज निकाला है। किसने खोजा है, ब्रिटेन के इंपीरियल कॉलेज। पहला, ये ऐसा पदार्थ जो 4000 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को सहन कर सकता है। नाम क्या है इसका, नाम है हैफनियन कार्बाइड। क्या है, हैफनियन कार्बाइड। ठीक है। और इसके प्रयोग से बेहद तेज हाइपरसोनिक अंतरिक्ष वाहनों के लिए, आने वाले समय में अंतरिक्ष जाने की कोशिश कर रहे हैं, के लिए बेहतर ऊष्मा प्रतिरोधी कवच बनाने का रास्ता हमें मिल गया है। ठीक है। शोधकर्ताओं के अनुसार हैफनियन कार्बाइड का गलनांक, यानी उसके मेल्ट होने की जो दर है, वो किसी भी पदार्थ के गलनांक से अब तक सबसे ज्यादा है। ठीक है। अब एक और पदार्थ है टैंटेलम कार्बाइड और हैफनियन कार्बाइड। ठीक है। रिक्रिएटिव सिरेमिक्स है, अर्थात ये असाधारण रूप से ऊष्मा के प्रतिरोधी हैं। ये दोनों टैंटेलम कार्बाइड और हैफनियन कार्बाइड दो पदार्थ होते हैं जिसमें सबसे ज्यादा किसका गलनांक है, हैफनियन कार्बाइड का। ठीक है। अत्यधिक ऊष्मा को सहन कर सकने की इनकी क्षमता का अर्थ है कि इनका इस्तेमाल तेज गति के वाहनों में ऊष्मीय सुरक्षा प्रणाली और परमाणु रिएक्टर, कहां इस्तेमाल कर सकते हो, परमाणु रिएक्टर के बेहद गर्म पर्यावरण में ईंधन के आवरण के रूप में किया जा सकेगा। जब वहां पर हीट जनरेट होती है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अगला हम लोग देखते हैं पॉस्को के लिए। राइट। तो दुनिया का सबसे प्रतिरोधी ऊष्मा प्रतिरोधी पदार्थ कौन सा है, हैफनियन कार्बाइड। कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हो, हाइपरसोनिक विमानों के बनाने के लिए, अंतरिक्ष की जो आपकी सफर कर रहे हो उसके लिए, और साथ ही साथ परमाणु रिएक्टर में ऊष्मारोधी चैम्बर्स जो बनाते हो उसका इस्तेमाल करने के लिए इसको कर सकते हो। कैसे बनाया गया, लेजर के इस्तेमाल के माध्यम से इसको बनाया गया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पॉस्को ई बॉक्स हेतु पुरस्कार से सम्मानित। ठीक है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को यह पुरस्कार दिया गया। किसके अंतर्गत आता है, पहली बात आपको यह पता होना चाहिए, मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण होता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR, ठीक है, को पॉस्को ई बॉक्स के लिए स्कॉच सिल्वर तथा स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है। पॉस्को ई बॉक्स NCPCR द्वारा बाल यौन शोषण, किसके संबंध में, जो चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज होता है, बाल यौन शोषण के शिकार बच्चों से ऑनलाइन शिकायत प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। क्या है पॉस्को ई बॉक्स, जिसमें बच्चे, अगर बच्चों के साथ वो किसी से कह नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ अगर कोई यौन शोषण हुआ है, यानी कि जो चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज हुआ है, तो वो यहाँ पर अपनी शिकायत को दर्ज करा देते हैं और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय त्वरित इस पर कार्यवाही करता है। तो इसीलिए उसको ये पुरस्कार मिला। यह प्रणाली शिकायतकर्ता की गोपनीयता रखते हुए काम करती है। राइट। उसकी आइडेंटिटी को लीक नहीं करती है। एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार शिकायत को एक दल द्वारा देखा जाता है जो यौन शोषण के शिकार बच्चे को परामर्श प्रदान करने के साथ साथ कानूनी प्रक्रिया पालन करने संबंधी दिशा निर्देश देता है कि आपको क्या क्या स्टेप उठाने चाहिए। ठीक है। इसको ये मिला है। अगला आ जाते हैं इकोनॉमिक्स में, बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। ठीक है। 5th जो है वो लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी। किसने ये रिपोर्ट निकाली, फोर्ब्स। ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है, यहां से अक्सर ये आ जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था
बन गई। और परचेजिंग पावर पैरिटी, ये भी लिख लो, पीपीपी के अनुसार तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। परचेजिंग पावर पैरिटी यानी पीपी के अनुसार तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, यानी क्षमताओं के आधार पर। परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति क्षमता। भारतीयों को यह उपलब्धि 150 साल में पहली बार प्राप्त हुई है, राइट। यानी अब देखो अंग्रेज हमें कहां छोड़कर गए, यानी इससे पहले 150 साल पहले, इसका मतलब भारत की अर्थव्यवस्था संसार की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी। अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में ब्रिटेन भी अब भारत से पीछे, यानी कि अगर हम वॉल्यूम की बात करें, आकार की बात करें, साइज की, तो हमने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया। भारत, अमेरिका, चीन, जापान व जर्मनी के बाद हमसे आगे कौन कौन है? अमेरिका नंबर 1 पे, चीन, जापान और जर्मनी के बाद भारत 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी बन गया है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम 5th नंबर पे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मार्क कर लेना, ठीक है। पिछले 25 साल में भारत की तेज आर्थिक विकास और वर्ष भर में पाउंड के मूल्य, क्यों क्या हुआ? ब्रेक्जिट जो हुआ उससे पाउंड के मूल्य में क्या हुई? कमी आ गई, और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था थोड़ी सी अस्थिर हुई, तो इससे भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। इसका कारण ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन से अलग होने, जो ब्रेक्जिट हुआ है, और भारत की तेज विकास दर को माना जा रहा है। क्या कह रहा है मैगजीन? फोर्ब्स मैगजीन की रिपोर्ट के अनुसार भारत द्वारा 2020 तक ब्रिटेन की जीडीपी को पार करने का अनुमान है। पिछले 12 महीने में पाउंड के मूल्य में लगभग 20% की कमी ने यह 2016 में ही कर दिया। पहले माना जा रहा था कि 2020 के बाद जो है इंडिया ब्रिटेन को क्रॉस कर जाएगा जीडीपी के मामले में, लेकिन पाउंड क्या हुआ? तेजी से सिकुड़ गया, और उसकी वजह से 2016 में ही अंत में हमने ये उपलब्धि हासिल कर ली, ठीक है। अगला है, तो अब बता सकते हो कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था है? 5वीं। किसने बताया? फोर्ब्स ने बताया। हमसे आगे कौन कौन है? गुड। इसके बाद है पर्यावरणविद और गांधीवादी अनुपम मिश्रा का जो है वो निधन, ठीक है। कौन है अनुपम मिश्रा? कभी कभी दिया जा सकता है, इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए। अनुपम मिश्रा, हाल ही में इनका निधन हुआ। ये निम्नलिखित में से क्या थे? साहित्यकार थे, ठीक है, वैज्ञानिक थे, पर्यावरणविद थे, या जो है वो सामाजिक कार्यकर्ता किस रूप में थे? तो वहां आपको खटाक से एक टिक मारना होता है। तो चलिए, क्या थे ये? मशहूर पर्यावरणविद थे, गांधीवादी, पत्रकार और जल संरक्षणवादी। सबसे महत्वपूर्ण इनका कार्य क्या है? जल के संरक्षण के लिए आंदोलन स्थापित करना। 19 दिसंबर 2016 को निधन हो गया। क्या काम करते थे? भारत के गांव में घूम घूम कर लोगों को पानी बचाने। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी आपने देखा कि जल मंत्रालय बड़ा चर्चा में आ गया है। अभी उमा भारती जी से जो इस्तीफा लिया गया, और फिर से जो है वो जल संसाधन मंत्रालय को क्या किया? एनरिच किया जा रहा है। घूम घूम कर लोगों को पानी बचाने तथा जल का संरक्षण करने के पारंपरिक तरीकों के बारे में जागरूक करते थे। खास बात क्या है? वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने देश में पर्यावरण पर काम शुरू किया था। उनकी किताब आज भी खरे हैं तालाब, अंडरलाइन करो, आज भी खरे हैं तालाब की 13 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है लगभग, ठीक है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पर्यावरण से जो है खबरें वो आती ही रहती हैं। अब आ जाइए सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना में। प्रधानमंत्री ने भारतीय कौशल संस्थान की आधारशिला रखी। इस समय जो सरकार का सबसे फ्लैगशिप प्रोग्राम है वो कौशल विकास प्रोग्राम है। सरकार इसको लेकर बहुत ज़्यादा जो है वो जागरूक है, और यूपी गवर्नमेंट भी लगभग उसी तरह का काम कर रही है। उसी की वजह से बड़े अच्छे नतीजे आए। अभी आप लोगों को जब यूपी का पढ़ाऊंगा तो यूपी ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया इस बार। चलिए उसको भी देखते हैं। प्रधानमंत्री ने भारतीय कौशल संस्थान की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 दिसंबर कब 2016 को देश के पहले भारतीय कौशल संस्थान, आप सुनो, कहां पर? उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में आधारशिला रखी। तो कान पकड़ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी के लिए। एक तो केंद्र की सबसे महत्वाकांक्षी योजना, और शुरू भी कहां हो रही है? यूपी में। तो देने जा रहे हो पीसीएस, तो पकड़ के बैठो इसको, ठीक है। IIS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट जो है, IIS की उत्तर प्रदेश के कानपुर में आधारशिला रखी। यह संस्थान युवकों को अधिक रोजगार पाने योग्य और स्वनिर्भर बनाने के लिए उन्हें अधिकार संपन्न बनाने में मदद करेगी। देखो, जब तक इंडिया एंटरप्रेन्योरशिप यानी स्व उद्यमिता नहीं करेगा, तब तक वो रोजगार निर्माण नहीं कर पाएगा।
और स्व उद्यमिता एक बहुत बड़ा जो कॉन्सेप्ट है वो ये कह रही है कि भारत को जो है वो अब मूवमेंट करना। हम क्या ढूंढते थे? नौकरी। हमारे युवा का जो सबसे बड़ा सपना क्या होता था? नौकरी प्राप्त करना। सरकार का पूरा मकसद क्या चल रहा है कि आप नौकरी मत मांगिए, आप ऐसे बनिए जो नौकरियों का सृजन कर सके। भैया आप नौकरी प्राप्त करेंगे तो अपनी सीट बचा पाएंगे, भैया हम गए। लेकिन भारत को ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जो क्या करे, किसी सरकार पर डिपेंड होने की बजाय वो खुद से अपना काम करे। जब वो खुद से अपना काम करेगा तो 8, 10, 20, 50, 100 इतने लोगों को क्या करेगा? नौकरी पर भी रखेगा। भाई अब जैसे बंसल बंधुओं को देख लो, ठीक है, बढ़िया नौकरी लग रही थी, बोले बढ़िया अच्छा पैकेज आ रहा है। उस समय के ज़माने में 2-2.5 लाख रुपए का पैकेज महीने के हिसाब से, बोले छोड़ के हम कुछ करेंगे। उस जमाने की बात थी। उन्होंने कहा क्या करोगे? उनके पिताजी ने बोले भाई हम जो है ऑनलाइन सामान बेचेंगे। उस जमाने की बात है जब ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड ये सब कुछ नहीं हुआ करता था। कितना दूरगामी सोचा था। बोले हम ऑनलाइन सामान बनेंगे। लेकिन भारतीयों को तो आदत ही नहीं, जब तो 4 दुकान जाकर मोल भाव ना करें कि भैया ये साड़ी इतने की, जूता इतने का, 4 बार पहन के ना देखे, 2 दिन पहनने के बाद भी लौटाने चले आते हैं, ठीक है। वो भारतीय ऑनलाइन सामान खरीदेंगे, बहुत दूर की सोच थी। और क्या हुआ? धीरे धीरे उन्होंने फ्लिपकार्ट नाम की एक कंपनी बनाई। आज वो अरबों की संपत्ति के मालिक हैं और जाने कितने लोगों को उन्होंने रोजगार दे रखा है, उनकी कंपनी में काम कर रहे हैं ऊपर से नीचे तक। तो ऐसे जो युवाओं की भारत को जरूरत है जो स्व उद्यमिता की तरफ जा सके। और स्व उद्यमिता में सरकार जो है अपना डाइवर्जन कर रही है कि एजुकेशन एक अलग चीज है और क्षमताएं एक अलग चीज है। आपको आपका काम दिखा दिया जाए। ऐसा बहुत पहले गांधी ने 1946 में कहा था। नई तालीम करके उनका एक कॉन्सेप्ट आया था। नई शिक्षा नीति में नई तालीम किसकी है? गांधी की। गांधी चाहते थे कि जो युवा है वो जो काम करना चाहे, जिसमें वो दक्ष है, जिसमें उसको परंपरा परिवार ने सिखाया है, उसी काम को वो एनहेंस कर ले और अपने काम को ही अपना एजुकेशन सिस्टम बना ले। तो उसी को हम लोग, सरकार जो है वो कौशल विकास में क्या करना चाहती है कि आप जो है वो BA MA की डिग्री मत लो, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको जो आता है उसमें आप दक्षता प्राप्त करके क्या करो, अपने दम पर अपना रोजगार पैदा करो। तो इसीलिए सरकार की ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जिसके माध्यम से जो है वो क्या किया जा सकता है, भारत में रोजगार पैदा किया जा सकता है। कौन? भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना किसके मदद से की जा रही है? सिंगापुर के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। पार्टनर कौन है इसमें? अंडरलाइन करो। सिंगापुर के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की मदद से की जाएगी और यह संस्थान प्रशिक्षण के सिंगापुर मॉडल से प्रेरित है। ठीक है, अब आ जाओ जिसपे तुम्हें सबसे ज्यादा मेहनत करनी है। अब ये जोर जोर से बोल के पढ़ना है। साहित्य अकेडमी अवार्ड। भाई साहब ये तो एक आध क्वेश्चन अवार्ड तो ले ही जाते हैं। सब इकट्ठा कर दिया, शॉर्ट कर दिया ताकि आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। भाषा साहित्य में उस उत्कृष्ट योगदान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा जो 21 दिसंबर 2016 को की गई। अकादमी द्वारा कितनी भाषाओं में? पहले तो ये जान लो, ठीक है। अगर UPSC भी दे रहे हो तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 24 भाषाओं में। इसमें 5 उपन्यास, 7 कहानी संग्रह, 1 निबंध संग्रह और इसमें जो है समालोचनाओं का चयन किया गया। खैर ये तो इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ लो, ठीक है। सूची किस प्रकार की? उर्दू में किसको दिया गया? उर्दू चूंकि क्या है, ये आपकी जो है वो उत्तर प्रदेश की मुख्य भाषाओं में शामिल है। तो निजाम सिद्दीकी। किसको? निजाम सिद्दीकी। माबाद ए जदीदी आत से नए अहदे की तखलियात तक, इसको समालोचना यानी जो है वो क्रिटिसिज्म कहते हैं। बस याद रखना, या उसके लिए किताब के नाम निजाम सिद्दीकी, नाम इनको आपको याद होना चाहिए। दूसरा हिंदी, नाशिरा शर्मा, पारिजात उपन्यास के लिए दिया गया, ठीक है। इसके बाद आपका जो अगर इंपॉर्टेंट है यहाँ के लिए वो है अंग्रेजी और संस्कृत। बस इतना याद कर लो, काम चल जाएगा तुम्हारा। बाकी जैसे जैसे मन करे बोडो के लिए, बांग्ला के लिए वो आप याद कर सकते हो, लेकिन उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत ये 4 का आप याद करके जाएंगे, ठीक है। तो हिंदी का नासिरा शर्मा, किसके लिए? पारिजात, क्या है? उपन्यास। उर्दू के लिए निजाम सिद्दीकी, अंग्रेजी के लिए किसको मिला? जेरी पिंटो को, और संस्कृत के लिए सीताराम आचार्य शास्त्री को, ठीक है। ये जो है ये 4 जो है याद करके जाना। इसके बाद फिर देखा जाएगा, क्योंकि हमारी राजभाषा नहीं उत्तर प्रदेश की, इसीलिए हम उसको कम ध्यान दे तो चलेगा, लेकिन ये 4 भाषाएं जो है वो महत्वपूर्ण है। चलिए अब आ जाते हैं रक्षा प्रौद्योगिकी पे। गाइडेड पिनाक रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया, ठीक है। तो गाइडेड का मतलब होता है टू द पॉइंट, टारगेटेड होता है। आप उसमें कहते हैं कि आप पहले से उसका लक्ष्य जो है आप
तैयार कर सकते हैं। वो जो है वो रिमोट सेंसिंग अगर ये हम करें या इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी को जो है वो आइडेंटिफाई करते हुए करता है। कौन सा? 12 दिसंबर 1917 हाँ ये 16 है, 16 पीपल। वो तो देखने में कभी कभी इतना फैक्ट आ जाता है ना यूपी में। इसको मैंने आइडेंटिफाई किया था, मैंने उसको टिक करके दिया था, उसने करेक्शन नहीं किया। 12 दिसंबर 2016 है ये, ठीक है। को सफल परीक्षण किया गया। कहां से? पहले याद हो, चांदीपुर बालेश्वर। कहां है ये? ओडिशा में है, ठीक है। पिनॉक रॉकेट से परीक्षण किया गया। पिनॉक रॉकेट मार्क 1, ठीक है। जब हम ध्वनि की गति के साथ बात करते हैं, मार्क 1 से विकसित किए गए पिनॉक रॉकेट मार्क 2 किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? नौवहन, निर्देशन और नियंत्रण किट से लैस है, यानी कि इसको सागर से भी इस्तेमाल कर सकते हो। निर्देशित का मतलब ये गाइडेड है, आप पहले से इसका डायरेक्शन, अगर आपका लक्ष्य मूवमेंट कर रहा है तो आप भी क्या होगा? मूवमेंट कर जाओगे, ठीक है। और नियंत्रण, स्पीड को क्या कर सकते हैं? वेरिएशन कर सकते हैं। और इसे गाइडेड पिनाइक में तब्दील कर दिया गया। किसने किया? ARD पुणे, ठीक है, जो रक्षा विशेषज्ञ संस्थान है, जो डेवलपमेंट संस्थान है पुणे ने। RCI हैदराबाद और DRDL हैदराबाद ने संयुक्त रूप से इसका विकास किया। ये तीन जो है उसका विकास किया गया। तो पिनाक क्या है? कौन सा मिसाइल है? गाइडेड मिसाइल है, ठीक है। गाइडेड मिसाइल है, कहां से छोड़ा गया? चांदीपुर बालेश्वर उड़ीसा से। किसने इसका विकास किया? ARD पुणे और ICRI हैदराबाद, इसने जो है इसको जो किया है। और इसके बाद DRDL हैदराबाद, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास महत्वपूर्ण है। अगला स्कॉर्पियन, क्या है ये? 12 जनवरी 2017 को नौसेना में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस स्कॉर्पियन श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी INS खांदेरी, ठीक है। अभी खांदेरी वर्ड बड़ा महत्वपूर्ण वर्ड होता है, ठीक है। किसको क्या नाम रखा गया? स्कॉर्पियन श्रेणी की खांदेरी को शामिल किया गया। तो स्कॉर्पियन श्रेणी में क्या होता है? स्कॉर्पियन मतलब होता है बिच्छू, ठीक है। तो उसकी खास बात क्या है? इसमें टारपीडो, टारपीडो मतलब वाटर के अंदर ही लक्ष्य करने वाली मिसाइलें, ठीक है। अंडर वाटर मिसाइल को हम लोग क्या बोलते हैं? टॉर्पीडो होते हैं, उसको बोलते हैं। और एंटी शिप मिसाइल हो, यानी उसमें जो दूसरे जहाज को खत्म कर देने की जो क्षमता वाली मिसाइलें होती हैं, एंटी शिप मिसाइल होती हैं। तो जब वाटर टू वाटर, उसमें क्या होता है? मिसाइल ऐसी छोड़ी जाती है कि पानी के अंदर से ही वो मूवमेंट करते हुए दूसरे को जाकर उसके बेस को उड़ा देती है, ठीक है, हमला कर सकती है। इससे भारत की समुद्री ताकत को मजबूती मिलेगी। यह पनडुब्बी हर तरह के मौसम और युद्ध क्षेत्र में संचालन कर सकती है। ऑल वेदर, स्कॉर्पियन की खास बात क्या है? ऑल वेदर जो है ये सिस्टम में काम करेगी। यह सतह रोधिक युद्ध क्षमता, पनडुब्बी रोधिक युद्ध क्षमता, ठीक है, यानी कि ये सरफेस, ये वाटर, पनडुब्बी रोधी के लिए भी काम करेगी, सतह पर भी ये मार करेगी। समुद्र के ऊपर अगर कोई जा रहा है उसको भी मार सकती है और समुद्र के नीचे से भी मार कर सकती है। यानी अगर हम बात करेंगे, मान लो ये वाटर सिस्टम है, ये जहाज आपका मतलब पनडुब्बी है, तो क्या होगा? ये अंदर से अंदर भी मार कर सकती है और अंदर से ऊपर की तरफ भी मार कर सकती है। इससे हमारी जो क्षमता बढ़ जाएगी। खुफिया निगरानी जुटाना, ठीक है, और क्षेत्र की निगरानी करना आदि अभियानों को अंजाम दे सकती है। क्योंकि हम हिंद महासागर के क्षेत्र में 7200 किलोमीटर हमारी कोस्ट लाइन है और हमारा जो क्षेत्र है हिंद महासागर का क्षेत्र है, एक तरफ अरब सागर, एक तरफ बंगाल की खाड़ी, हम कई देशों के साथ घिरे हैं और चीन क्या कर रहा है? धीरे धीरे इस क्षेत्र में प्रभावशाली अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो नौवहन प्रणाली है वो ताकतवर होनी चाहिए, क्योंकि हमारी सीमाओं के आसपास जो है वो चीन पिछले कुछ समय से परमाणु पनडुब्बी लेकर पहुंच रहा है। जो अन्य पनडुब्बियां, यानी परंपरागत पनडुब्बी और परमाणु पनडुब्बी के बीच में अंतर क्या होता है? जो परंपरागत पनडुब्बियां होती है उनको ईंधन लेने के लिए ऊपर आना पड़ता है, ठीक है, रिफिलिंग करानी पड़ती है। लेकिन जो परमाणु पनडुब्बियां होती हैं उनकी संचालन जो होता है वो नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से होता है और वो बहुत लंबे समय तक बिना जो है वो ऊपर आए, सतह पर आए, लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती है, ठीक है, क्योंकि उसकी ऊर्जा की आपूर्ति क्या होता है? नाभिकीय जो है वो विखंडन के माध्यम से होता है। और ऐसे में उनका पता लगाना जो होता है बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो सतह पर आएंगी नहीं तो पकड़ी जाएंगी नहीं, रडार में नहीं आएंगी, और ऐसे में वो बड़ी विध्वंसक होती हैं। जैसे चीन हो गया, रूस हो गया, अमेरिका हो गया, इनके पास क्या है? परमाणु पनडुब्बियों की क्षमता है। हमने भी क्या किया है? देशों के साथ जो है, चूंकि हम स्वयं नहीं बना पा रहे हैं, तो हम इन देशों से जो है परमाणु पनडुब्बियां खरीदने की कोशिश करें, ताकि भारत के पास भी वो क्षमता आ जाए, लंबे समय तक पानी के अंदर रहकर आप निगरानी और युद्ध का कार्य कर सकते हैं। आपको सतह पर आने की आवश्यकता नहीं रहेगी। चलो, इसे डीजल और बिजली दोनों से संचालित किया जा सकता है। तो अब ये दोनों क्या हो जाएंगे? खत्म भी होंगे, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सतह पर आना पड़ेगा, यानी जो बहुत लंबे समय तक इनकी मारक क्षमता नहीं होती है।
और दुश्मन का पता लगते ही उस पर गाइडेड हथियारों से हमला कर सकती हैं। गाइडेड, ये जो भी ऊपर हमने बात किया, यहाँ पर लक्ष्य का पता चल जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये पनडुब्बी माइंस बिछाने, समुद्री सुरंगें बिछाने में भी सक्षम है। इसका ट्रायल दिसंबर 2017 तक चलेगा और इसके बाद इसे नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा, ठीक है। खांदेरी का जैसे ही हमने जो है वो इसको लेकर आए, भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जो परंपरागत पनडुब्बियों का निर्माण करते हैं। भारत ने क्या किया, अपनी पनडुब्बी का निर्माण स्वयं करना शुरू कर दिया, लेकिन अभी ये न्यूक्लियर हम नहीं बना पाए। अच्छा, खांदेरी क्या होता है पहले ये जान लो। ये पनडुब्बी का खांदेरी नाम मराठा बलों के द्वीपीय किले के नाम पर दिया गया। जो मराठा थे वो द्वीपीय किले, और ये किला किसका था, शिवाजी महाराज का, जिनकी वीरता का जो है वो बहुत चर्चा की जाती है, शिवाजी महाराज का था, और समुद्र के बीच टापू पर बना था, तो उसको क्या बोलते थे, खांदेरी। तो इतिहास में भी इसका जो है वर्णन आता है। तो शिवाजी के किले का नाम खांदेरी, और खांदेरी के नाम पर हमने अपने इस जो है पनडुब्बी का नाम रखा। अब आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट के लिए, स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र। अभी हाल ही में आपके जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसी अभियान को जो है वो फ्लैगशिप प्रोग्राम में शामिल किया है, ठीक है। स्वच्छ सर्वत्र पहल का शुभारंभ कब किया गया, 29 दिसंबर 2016 को। यह सरकार का सबसे फ्लैगशिप प्रोग्राम है, सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। योगी आदित्यनाथ ने खुद भी जो हाथ में झाड़ू लेकर बोला है कि यही जो है उत्तर प्रदेश का चेहरा बदलेगा। खासतौर पे ये घटना आई जब बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बच्चे मर गए, और उसके बाद आपने देखा होगा कि उसके बाद क्या हुआ, गोरखपुर में ये पता चला कि भाई सीवेज की गंदगी, मच्छर, इन सब की वजह से ये बीमारी ज़्यादा फैल रही है। तो उन्होंने क्या किया, इस प्रोग्राम को फ्लैगशिप प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। बेहतर स्वच्छता एवं ज्यादा जागरूकता और स्वस्थ जीवन शैली के जरिए बेहतर स्वास्थ्य का लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से यह अभियान कौन चला रहा है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ठीक है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री। और दूसरा मंत्रालय इसमें कौन है, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, ठीक है, वाटर एंड ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन मिनिस्ट्री। लक्ष्य क्या है, 2019 तक खुले में शौच मुक्त भारत, ठीक है। ओपन डेफिकेशन जो हमारे यहाँ बड़ी समस्या है उससे हमें मुक्त करना है, ठीक है। अत्यंत जरूरी कार्यक्रम है ये। चलो आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद क्या हुआ, अगला जो महत्वपूर्ण है, अभियान के तहत नामिक व्यक्तियों को वॉश से जुड़ा प्रशिक्षण दिया जाएगा। वॉश, WASH, ठीक है। वॉश का प्रशिक्षण जो है वो यानी वाटर, स्वच्छता यानी कि सैनिटेशन, वाटर एंड सैनिटेशन एंड सफाई यानी हाइजीन, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्वच्छ भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय स्तर का अभियान है, जिसका उद्देश्य गलियों, सड़कों और अधोसंरचना को साफ सुथरा करना है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, इसको सबको साफ सुथरा करना है। क्यों यह शुरू किया गया ये भी जान लो। महात्मा गांधी ने अपने आसपास के लोगों को स्वच्छ बनाए रखने संबंधी शिक्षा प्रदान कर राष्ट्र को उत्कृष्ट संदेश दिया था। तो यह अभियान महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ये यूपी के लिए है। और कब तक ये लक्ष्य रहेगा, 2 अक्टूबर 2019 को उनको जो है वो श्रद्धांजलि दी जाएगी, ठीक है। अंडरलाइन करो इसको। रोमानिया के नए प्रधानमंत्री जो हैं वो सोरिन ग्रिंडेनू, ठीक है। तो इतना काफ़ी है। तो सोरिन ग्रिंडेनू जो है रोमानिया के नए प्रधानमंत्री चुने गए, ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। अगली रिपोर्ट पे आ जाओ जो सबसे महत्वपूर्ण है। विश्व बैंक ने जारी की, चूंकि हमें रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा पढ़नी होती हैं, विश्व बैंक ने जारी की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट, ठीक है। इसको देख लेते हैं। विश्व बैंक ने 11 जनवरी 2017 को अपनी वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट का नाम बताओ, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट, ठीक है, जारी की, जिसमें उसने वर्ष 2017 में विश्व अर्थव्यवस्था के कितना 2.7, ये डाटा अंडरलाइन करते जाओ, और भारतीय अर्थव्यवस्था के कितना 7%, बहुत इंपॉर्टेंट है ये,
2 साल पहले यूपीपीसीएस में पूछा गया था। 7.2% रहने का अनुमान लगाया है। भारत में नोटबंदी के बाद विश्व बैंक की यह पहली रिपोर्ट है। इसमें विश्व बैंक ने नोटबंदी के प्रभाव का हवाला देते हुए मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक दर संबंधी अपने अनुमानों को घटाकर 7% कर दिया है। पहले यह कितना उसने रखा था? 7.6% रखा था। ठीक है, वर्ष 2017-18 में 7.6 और 2019-20 में 7.8। भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितनी रहेगी? इतनी 7.6 और 7.8 रहेगी। ठीक है, नोटबंदी के लाभ के बारे में क्या कहा गया कि बैंकों के पास नगद धन बढ़ने से, बैंकों के पास क्या हो जाएगा? नगद धन बढ़ जाएगा, सबका पैसा बैंकों में आ जाएगा, तो ब्याज दरों में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। और जब ब्याज दरों में कमी होगी तो लोग जो है ज्यादा से ज्यादा पैसा ले सकेंगे ताकि वो निवेश में उसको परिवर्तित कर सके। और क्या होगा? जब लोगों के पास पैसा आएगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा? लोग खर्च करना शुरू कर देंगे और अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ जाएगी। और जैसे ही मांग बढ़ेगी अर्थव्यवस्था में, पूर्ति करने के लिए पूर्ति पक्ष जो है वो उत्साहित होगा और इससे क्या होगा? उत्पादन तुम्हारा बढ़ जाएगा और उत्पादन के बढ़ते ही तुम्हारा जो है वो रोजगार बढ़ेगा और रोजगार बढ़ते ही लोगों की आय। ठीक है, ये आपका सेगमेंट चलता है, लिख लो इसे। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं की बात करें तो पहला इन्होंने बताया कि विश्व की अर्थव्यवस्था 2.7 के स्तर से बढ़ेगी। ठीक है, पिछले काफी समय से रुकी हुई थी। ठीक है, विकसित अर्थव्यवस्था यानी डेवलप इकोनॉमी की बात करें तो वो 1.8% से बढ़ेगी। खास बात यह है। और जबकि उभरती और विकासशील यानी भारत जैसे जो देश हैं वो 3.4 के औसत वृद्धि दर से आगे बढ़ेंगे। यानी हम यहां क्या बात कर रहे हैं? जो विकासशील अर्थव्यवस्थाएं, उभरती अर्थव्यवस्थाएं, विकासशील जो हैं वो क्या होंगी? विकसित से ज्यादा तेजी से बढ़ेंगी। डन? 3.4 याद रखिएगा, परसेंटेज आप ही का है ये काम। और यहां पर 1.8। ठीक है, और ये टोटल कितना रहेगा? 2013 के 3.4 के मुकाबले 4.2 रहेगी। इनकी वृद्धि दर यहां पर पहुंच जाएगी, यानी भारत जैसे देशों के आगे बढ़ने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, उभरते और विकासशील देशों में निवेश की वृद्धि में हाल में कमी दिखी, कमजोरी चिंता का विषय है। तो क्या हो रहा है? हमारे जैसे भारत जैसे देशों में जो निवेश है वो कम मात्रा में आ रहा है। क्यों कम मात्रा में आ रहा है? कारण अगर पूछ लिया जाए यहीं पर इकोनॉमी में, तो जो आपके विकसित देश हैं वो संरक्षणवादी रवैया अपना रहे हैं और वो भूमंडलीकरण का विरोध कर रहे हैं और ये आपस में आंतरिक कारणों से परेशान है। जैसे इस समय ब्रिटेन ब्रेक्जिट निकल गया, उसकी मुद्रा कमजोर हुई। अमेरिका अपने संरक्षणवादी तरीके में लगा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया, अन्य यूरोप के देश ये मंदी का शिकार आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये जो है वो भारत में निवेश कम कर रहे हैं। चीन की वृद्धि दर 6.5 रहने का अनुमान है। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई उदीयमान अर्थव्यवस्था बना हुआ है। वित्त वर्ष 2017 में भारत की वृद्धि दर जो है कम होगी, जैसा कि हम लोगों ने इस बार देखा, आ गया सर्वे का 8 का, लेकिन इसके बाद भी इसके 7% के मजबूत स्तर पर बने रहने का अनुमान है। ठीक है, चलो दोहरा कराधान, जिसपे हमारे प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा चर्चा कर रखी है, उस पर बात कर लेते हैं। भारत ने किसके साथ हाल में साइन किया था? ठीक है, 9 दिसंबर के बाद जो है भारत ने जो सबसे पहली बात यहां पर हम देखें 2017 जनवरी में, 6 जनवरी 2017 को दोहरा कराधान निवारण संधि, ठीक है, दोहरा कराधान निवारण संधि DTCA किसके बीच साइन हुआ? भारत और कजाकिस्तान के बीच में। कितनी तारीख को? आपका 6 जनवरी 2017 को प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर किए गए। इससे पहले हस्ताक्षर कब हुए थे? 9 दिसंबर 1996 को। क्योंकि सरकार जो है वो काले धन को लेकर बहुत ज़्यादा जो है प्रायोजित अपने कार्यक्रम चला रही है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी खास बात क्या है? प्रोटोकॉल में कर संबंधी मसलों की जानकारी के कारगर आदान प्रदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानकों का उल्लेख है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा? कर, दोहरा कर का मतलब क्या होता है? आप किसी ऐसे देश में जाइए जहां आप अपने पैसे को निवेश के रूप में दिखाइए, फिर वहां से भारत वापस पैसा उसको लेकर आइए। ऐसी कंडीशन में क्या होता है? सरकार टैक्सेशन से वो पैसा बच जाता है। क्योंकि हमने क्या किया, कई क्षेत्रों में हमने FDI पर
कोई टैक्स तो नहीं लिया, निवेश के रूप में हम कोई टैक्स नहीं ले रहे हैं। तो आप एक काम करिए, यहां से उठाइए, उस पैसे में डाल, वहां उस देश में डाल दीजिए। बोले मेरी एक कंपनी वहां, सेल कंपनी बना दीजिए, ठीक है, अभी आप लोगों ने सुना होगा सेल कंपनी, अपना पैसा वहां पर निवेश के रूप में दिखा दीजिए, भैया मैंने वहां निवेश किया। अब वो वाली कंपनी जो है भारत में FDI लेकर आ रही है, तुमने अपना पैसा उसको भेजा, फिर वो क्या हुआ, वही पैसा तुम्हारे देश में निवेश के रूप में आ गया, और निवेश के रूप में जब आएगा तो मैं उस पर कोई टैक्स नहीं लूंगा। और आप अगर यहां पर कमाते तो आपको एक सर्टेन टैक्स देना पड़ता, कॉर्पोरेट टैक्स 30%, 20%, जो भी आपका टैक्स स्लैब उसके हिसाब से टैक्स देना पड़ता। आपने वो पैसा क्या किया, बाहर निकाल दिया, और बाहर से वो आप कर अवकाश, टैक्स हॉलिडे में उसको फंसा कर लेकर चले आए। तो सरकार को इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो सरकार ने क्या किया, जिन देशों में ये पैसा जा रहा है वहां पर इस संधि को करना शुरू किया कि भैया हमारे देश से जब पैसा आए तब उस पर आप टैक्स लगाइए, या हमें वो सूचित करिए कि ये पैसा जो है वो हमारा ही पैसा हमारे ही देश में निवेश के रूप में वापस आ रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, सरकार को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, और देशों को धीरे धीरे ये मिलाते जा रहे हैं, संधि कर रहे हैं। और आप ये पिछले 1 साल का डाटा उठाकर देखोगे, सरकार ने इस दिशा में बहुत ज्यादा जो है वो काम करने शुरू कर दिए हैं, ठीक है, जो आपका दोहरा कराधान को लेकर है कि हमारा पैसा हम तक ही निवेश के रूप में वापस ना है, इस पर आप टैक्स लगाइए, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, खेल के विषय में ये जानकारी रखिएगा, हल्का से इसको पढ़ लीजिए। आगुत और बोपन्ना जीवन ने जो है चेन्नई ओपन, ठीक है, जीता। एकल पुरुष में किसने जीता, ये आप मेरे ख्याल से पढ़ लेंगे तेजी से, ठीक है। तो डेनिल मेदवेदेव ने जो है वो ये को हराकर जो है वो चेन्नई ओपन में, किसने, रोबर्टे वितेस्ता, इसने ये जीता है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत में हुआ था, ठीक है। चेन्नई ओपन में जो है वो आगुत, इसके बाद बोपन्ना, ठीक है, और इसको हराकर ये जीत लिया। तो 2011 में लिएंडर पेस और महेश भूपति के बाद जो है वो बोपन्ना और जीवन, ये कोई पहले भारतीय हैं जिन्होंने चेन्नई ओपन का ये खिताब जीता। ये जो आपका चौथा पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कितनी बार महेश भूपति और पेस ने जीता, ये 5 बार इस खिताब को, चेन्नई ओपन को 5 बार जीता है। अगला जो है ये चर्चा में काफ़ी रहा, मैंने देखा इस बार अखबारों में, 10 सालों में भारत ने हासिल की सबसे बेहतर फीफा रैंकिंग। तो फीफा जो है वो फुटबॉल की सबसे शीर्ष संस्था है, ठीक है, और भारत जो है वो सभी खेलों में तो ठीक ठाक प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन फुटबॉल का हमारे यहाँ कोई भी प्रादुर्भाव नहीं है। तो आपने देखा होगा जो कोलकाता जो क्लब है वहाँ पर वो केवल, जो बंगाल, वही केवल थोड़ा बहुत जो है फुटबॉल खेलता था। हमने देखा क्रिकेट में हमने बहुत अच्छा किया, हॉकी में थोड़ा बहुत हम ठीक ठाक करते रहते हैं, अब हमने कबड्डी लीग भी बना ली, कुश्ती का भी हमने अच्छा कर रहे हैं, निशानेबाजी में हमारा बहुत अच्छा है। लेकिन विश्व में जो सबसे चमकदार, सबसे ज़्यादा जो एडमायर गेम है वो आपका कौन सा है, फुटबॉल है। और फुटबॉल में हमारी कहीं पर भी कोई भी पहचान नहीं, नथिंग, हम जीरो। तो अभी पिछले 2 सालों से सरकार जो है काफ़ी इसमें इन्वेस्टमेंट भी कर रही है, और खिलाड़ियों को आगे ले जाने के लिए अब उन्होंने विदेशी कोचों को हायर करना शुरू कर दिया, क्योंकि बहुत स्टेमिना का गेम है, बहुत कौशल का गेम है। और जो फुटबॉल खिलाड़ी हैं वो बड़े अमीर और बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त खिलाड़ी, चाहे क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो, मेसी हो, ये सारे लोग जो हैं वो संसार में बहुत ज़्यादा एडमायर किए जाते हैं। और यहाँ पर हमारे यहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे इस खेल जैसे हमारे यहाँ महानगर आ रहे हैं, टीवी आना शुरू हो गया है, और हम जो है वो विदेशी खेलों को देखते हैं, तो हमारे यहाँ फुटबॉल को लेकर जो है वो जागरूकता आनी शुरू हो गई, तो जो कि अच्छा है खेलों के लिए। और हमने 10 सालों में अभी तक की सबसे हाईएस्ट रैंकिंग हासिल की, राइट, फीफा रैंकिंग हासिल की। टीम 12 जनवरी 2017 को जारी सूची में किससे स्थान पर, 129 प्लेस पर पहुंच गई है, ठीक है। इसी तरह आईसीसी पुरस्कार, चूंकि क्रिकेट हमारे यहाँ धर्म है तो इसको जो है वो आपको याद होना चाहिए। तो इसमें प्रतिवर्ष की भांति 2016 के लिए आईसीसी 22 दिसंबर 2016 को जो है वो पुरस्कार घोषित किया गया, ठीक है, लंदन में घोषित किया गया। और इसमें निम्नलिखित क्रिकेटरों को ये पुरस्कार दिए गए, जैसे क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है, पूछा जाता है ये, ठीक है। द टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको चुना गया, आर अश्विन को, ठीक है। क्या मिला इन्हें, सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी दी गई, अंडरलाइन हो जाएगा ये। तो क्रिकेटर ऑफ द ईयर और टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर दोनों अवार्ड किसको गया, आर अश्विन को। ये ट्रॉफी पाने वाले वो तीसरे भारतीय, 3rd इंडियन, और कुल मिलाकर 12वें खिलाड़ी बन गए। इससे पहले सम्मान किसको मिला, राहुल द्रविड़ 2004 और सचिन तेंदुलकर 2010, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले किसको मिला, वेस्ट इंडीज के कार्लोस ब्रैथवेट को सर्वश्रेष्ठ T20 प्रदर्शन पुरस्कार दिया गया, ठीक है। अफगानिस्तान के विकेट कीपर, ये तो टीम भी आप लोगों ने कभी ढंग से नहीं देखी होगी, मोहम्मद शाहजाद को वर्ष का एसोसिएट एफिलिएट क्रिकेटर चुना गया, जो किसी और टीम के साथ जुड़कर खेल रहे हैं लेकिन बहुत अच्छा प्रदर्शन किया उन्होंने, ठीक है। और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले वे पहले अफगानी खिलाड़ी हैं। तो जो पहला वहला होता है वो बड़े काम का होता है एग्जाम के लिए, याद रखना,
ठीक है। बांग्लादेश के लेफ्ट आर्म पेस मुस्तफिजुर रहमान, बड़ा चर्चित है ये खिलाड़ी, वहां का सबसे जबरदस्त खिलाड़ी, इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर, उभरता हुआ क्रिकेट का खिलाड़ी अवार्ड दिया गया। वे आईसीसी वार्षिक पुरस्कार हासिल करने वाले पहले बांग्लादेशी खिलाड़ी। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के विकेट कीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर चुना गया। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ महिला वनडे, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। महिलाओं का और दिव्यांगों का अगर कहीं पर भी जिक्र आ रहा है और उनको पुरस्कार मिला, तुरंत एग्जाम के लिए उसको पकड़ के किनारे कर देना। ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ महिला वनडे क्रिकेटर तथा T20 क्रिकेटर का पुरस्कार न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स को दिया गया। और इस बार मुझे लग रहा है कि मिताली राज और इन सब का नाम तो आना है। ठीक है। बहुत ज्यादा चर्चा में आया था और बहुत पुरस्कार दिए गए थे इस बार। ठीक है। आईसीसी का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ अंपायर दक्षिण अफ्रीका के मारिया इरामोस को दिया गया। तो ये क्रिकेटर है, इसमें आपका क्रिकेटर ऑफ द ईयर अश्विन, इससे पहले राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर को मिला। महिलाओं में याद रखना सर्वश्रेष्ठ महिला वनडे क्रिकेटर का सूजी बेट्स को दिया गया। ठीक है। तो सूजी जिससे हलवा बनता है और बेट्स जिससे आपको याद करने का तरीका भी याद होना चाहिए। तो आपने क्या करा, सूजी हलवा बना रहे हो लेकिन इस बार कड़छी से नहीं बना रहे हो, बैट से बना रहे हो। तो ठीक है। तो क्या हुआ, न्यूजीलैंड की, मतलब न्यूजीलैंड में देश में क्या होता है, जो हलवा बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाता है, कड़छी से नहीं बनाया जाता, बैट से बनाया जाता है। तो सूजी बेट्स को ये अवार्ड दिया गया। ठीक है। जूनियर विश्व कप हॉकी जीता। अब ये चूंकि मैंने इसको जानबूझ के दिया क्योंकि ये जो है वो लखनऊ में हुआ था ये प्रतियोगिता, इसीलिए मैंने इसका मेंशन किया है। भारतीय हॉकी टीम ने 18 दिसंबर 2016 को लखनऊ स्थित मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित जूनियर विश्व कप हॉकी फाइनल मुकाबले में बेल्जियम की टीम को हराकर यह खिताब जीत लिया। भारत ने 15 वर्ष बाद जूनियर हॉकी विश्व कप खिताब जीता है। ठीक है। पहली बार टूर्नामेंट आयोजित करने वाला देश खिताब का विजेता बना, इसकी खास बात है। और कहां हुआ, लखनऊ में हुआ है। ठीक है। सबसे ज्यादा गोल इंग्लैंड ने किए। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी एनरिक गोंजालेज। ठीक है। ये रहा सबसे महत्वपूर्ण जो सेकंड लास्ट लाइन है, भारतीय टीम के ड्रैग फ्लिकर हरमनप्रीत सिंह को फैंस चॉइस प्लेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो कहां हुआ, नेशनल मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। किसने जीता, हिंदुस्तान ने जीता। फैंस चॉइस प्लेयर पुरस्कार किसको गया, हरमनप्रीत सिंह को। ठीक है। तो ये हमारा सेट जो है 1 ये कंप्लीट हुआ। 2 मिनट में जरा क्विक रिवीजन करो जिसको मारा था, ये याद करके उठना है हमें यहां से। क्लासेस का यही फायदा है कि कम से कम यहां हम उससे जुड़ी हुई चीजें रिवाइज कर लेंगे। ये लो बेटा, ये लो, ये लो बेटा, पीछे पास करो, ये बेटा, ये लो, ये पीछे पास कर दो। किसको नहीं मिला, हुई बातें वो हम कल निकालेंगे। ठीक है। जहां पे इंटरनेशनल और ये सारी चीजें आएंगी और इसके कॉन्सेप्ट होंगे, लेकिन पहले एक बार हम पूरा दायरा पकड़ ले। तो कोशिश ये रहेगी कि सारा का सारा हमारा सिस्टम कवर हो जाए। और किसको नहीं मिला, सेट 2 पकड़ो, आइए सेट 2। इतना ज्यादा है, क्या करोगे, कोई हमें खाली सुना दे, वहां एग्जाम में याद आ जाएगा। जैसे आप अगर सुने रहोगे तो एग्जाम में वहां याद आ जाता है, लेकिन अगर हम अनटच रहे तो मामला हमारा बिगड़ जाता है। ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप ने 45वें अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ ली, हम जानते हैं। तो बहुत ज्यादा चर्चा में जब से आए तब से कोई दिन ऐसा जो शांति से नहीं गया। कौन से राष्ट्रपति, 45वां, याद रहेगा। ठीक है। ये कौन सी पार्टी से हैं, रिपब्लिकन। ठीक है। रिपब्लिकन पार्टी से हैं। इन्होंने जो है किसको हराया, हिलेरी क्लिंटन को। ठीक है। इन्होंने जैसे कभी कभी थोड़े से उटपटांग क्वेश्चन भी मैंने देखे, पूछ लेते हैं, तो इन्होंने जिस पुस्तक पर हाथ रख के शपथ ली उसको बोलते हैं लिंकन बाइबल। ठीक है। किस पुस्तक पर हाथ रख के शपथ ली, लिंकन बाइबल पे। उपराष्ट्रपति पद की शपथ किसने ली, माइक पेंस ने। ठीक है। माइक पेंस ने जो है उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली है। ठीक है। अगला देखते हैं,
प्रवीण जगन्नाथ बने मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री। ठीक है, अब इनकी खास बात क्या है, ये इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के, इसीलिए मैंने इनका नाम दिया। तो मॉरिशस के भारतीय मूल के प्रधानमंत्री सर अनिरुद्ध जगन्नाथ ने 23 जनवरी 2017 को अपने बेटे, वहां पर उन्होंने क्या किया, सत्ता छोड़ दी और अपने बेटे प्रवीण जगन्नाथ को जो है वो प्रधानमंत्री बना दिया, अनिरुद्ध जगन्नाथ, और ये दोनों क्या हैं, भारतीय मूल के हैं। ठीक है, अगला पर्यावरण के केस में देख लें, हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए 12 देश साथ आते हैं। तो दुर्लभ प्रणाली, जो दुर्लभ प्राणी है हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड की हिफाजत के लिए कौन कौन से देश एक साथ आते हैं? इन देशों में पाया जाता है भारत, नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और रूस। ये सब क्या हो रहे हैं, 12 देश एक साथ सामने आ गए हैं। ठीक है, आ गए हैं। तो कौन सी इसमें कमेटी बनाई गई है? ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है इसको लेकर आया गया है, ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम। ठीक है, कमेटी की जो है जनवरी में काठमांडू, कहां पर, स्थान याद रखिएगा, काठमांडू में जो है बैठक हुई और इसके संरक्षण के लिए काम किया गया। भारत की तरफ से किसने? उत्तराखंड के PCCF, ठीक है, PCCF वन्यजीव संगठन ने जो है प्रतिनिधित्व किया। चलो देख लेते हैं, थोड़ा सा इसके पीछे जाते हैं, हिम तेंदुआ क्या है। ठीक है, नेपाल में इससे संबंधित शोध होगा। भारत एंटी पोचिंग और इनलीगल ट्रेडिंग पर रोक की प्रणाली बनाएगा। यानी क्या होगा, इसका अवैध शिकार किया जाता है और इसको जो है, जो इलीगल ट्रेडिंग, उसके खाल को, हड्डियों को बेचा जाता है, वो उस पर रोक लगाने का प्रयास करेगा। पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज से पड़ने वाले प्रभाव पर रिपोर्ट तैयार करेगा, क्योंकि ये हिम तेंदुआ है और ये बहुत माइनस टेम्परेचर में रहता है, तो जलवायु परिवर्तन की वजह से क्या होगा, बर्फ पिघलेगी और इसका निगेटिव प्रभाव आएगा। चीन जो है वो बायोलॉजिकल इन्फेक्शन पे काम करेगा, यानी इसके जीन में अगर इस तरह का कोई चीज आ जाता है जिससे जैविक शुद्धता जो है वो प्रभावित हो सकती है, जीन की जो प्योरिटी है वो प्रभावित हो सकती है, इस पर चीन काम करेगा। ठीक है, अगला जो होगा सितंबर 2017 में किर्गिस्तान में आएंगे, अभी इसी मंथ के एंड में होने जा रहा है किर्गिस्तान में, और इसके लिए सामूहिक नीति बनाएंगे। खास बात क्या है हिम तेंदुए की, ये -डिग्री वाले तापमानों में भी वो खुलकर घूम सकता है। जहां बहुत अधिक ठंडा पड़ रहा है वहां पर भी ये रहता है, और ऑक्सीजन की जहां बहुत कमी होती है, बहुत अधिक ऊंचाई पर, वहां पर भी इसको कोई तकलीफ नहीं होती है, एडॉप्टिव है वहां के लिए। खास बात यह है कि इसकी जो खाल होती है बहुत ही ग्लॉसी होती है, बहुत ही ज़्यादा फर जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका फर जो होता है वैश्विक बाजारों में बहुत महंगा बिकता है, इसीलिए इसकी हत्या कर दी जाती है, मार दिया जाता है, क्योंकि इसके फर की कीमत बहुत ज़्यादा होती है और इसी के लिए उसको खत्म कर दिया जाता है। विश्व में लगभग 6000 हिम तेंदुए बचे हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी जो सूचना है वो यही है, विश्व में लगभग 6000 तेंदुए बचे हैं, जिनमें 500 लगभग उत्तराखंड राज्य में पाए जाते हैं। राइट, उसमें जो है वो 500 उत्तराखंड में, भारत में पाए जाते हैं। अगला जिसके बारे में चर्चा हुआ था, निक्की हेली संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत बनी है। तो अमेरिकी सीनेट में संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की अगली राजदूत के रूप में निक्की हेली के नाम पर मुहर लगा दी गई है। अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति के प्रशासन में, खास बात है, कैबिनेट रैंक पर पद हासिल करने वाली वो पहली भारतीय अमेरिकी महिला बन गई। इसको अंडरलाइन कर लो। किसकी जगह लेंगी वो? समांथा पावर की। ठीक है, वो समांथा पावर की जगह लेंगी इसमें। ठीक, हेली किसी अमेरिकी राज्य की पहली भारतीय महिला गवर्नर भी हैं। इससे पहले कौन थे पुरुष गवर्नर के रूप में? बॉबी जिंदल का। ठीक है, किस प्रांत से थे वो? लुसियाना, लेकिन याद रख लेना उसको, लुसियाना प्रांत के गवर्नर थे वो, और ये 2018 तक जो है वो अमेरिकी राजदूत बनी रहेंगी। अगली, जैसे हम लोगों ने कहा था, रिपोर्ट्स बहुत जो होती है इंपॉर्टेंट होती हैं। विश्व आर्थिक परिस्थिति एवं परिदृश्य 2017 रिपोर्ट। ठीक है, किसने कौन ये निकालता है? यूएन एस्केप नाम की संस्था जो है इसको निकालती है। एशिया और प्रशांत क्षेत्र पर संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक आयोग। कौन? संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक और सामाजिक आयोग, यूएन एस्केप, 18 जनवरी 2017 को विश्व आर्थिक परिस्थिति एवं परिदृश्य WESP 2017 नाम से रिपोर्ट ये जारी करता है। इस रिपोर्ट में भारत को सबसे उभरती गतिशील उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बताते हुए 2017 में उसकी आर्थिक वृद्धि दर के कितना 7.7% रहने का अनुमान लगाया गया है।
और चीन 6.5। क्या खास बात है इस रिपोर्ट की? इसमें ही हमारा जो है वो इंपॉर्टेंट है, हाँ राइट। चीन को हमने पीछे छोड़ दिया, अभी इस क्वार्टर में हम पीछे आए, लेकिन माना जा रहा है कि ये केवल जो है वो जीएसटी से पहले का एक जो है अनुमान कम हुआ। अदरवाइज जो हमारा बाजारी सीजन आएगा यानी दीपावली, वो हमारे बाजारों को फिर से बूम करा देगा, ठीक है। अब देखते हैं रिपोर्ट की मुख्य बात। भारत ने अपने आप को एक सबसे गतिवान बाजार के रूप में साबित कर दिया है, ठीक है। ये एक बहुत उभरता हुआ बाजार है। बाजार शब्द का मतलब क्या हुआ? हमारे यहाँ जो है लोगों के पास क्रय शक्ति क्षमता है और हम जो है वो सामान खरीद सकते हैं, ठीक है। और भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2017 में 7.7 और 18 में 7.6 रहने का अनुमान है, ठीक है। 2016 में वैश्विक वृद्धि दर 2.2% रही, जो पूरे वर्ल्ड का टोटल रहा 2.2। वर्ष 2018 के वित्तीय संकट की समाप्ति बाद यह सबसे धीमी वृद्धि है, यानी वर्ल्ड क्या हो रहा है? धीरे धीरे उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है। आप ये देख रहे हैं अमेरिका में संरक्षणवादी नीतियां आ रही हैं, वो फर्स्ट अमेरिकन यानी अमेरिकन के लोगों को नौकरी दो। ब्रेक्जिट अलग हो जाने के बाद यूरोपियन यूनियन में क्या हो रहा है? एक थकावट आ रही है, ग्रीस का संकट, पुर्तगाल का संकट, स्पेन का संकट, तो विश्व की अर्थव्यवस्थाएं निगेटिव जा रही है। चीन भी क्या हो रहा है? थक रहा है और चीन की भी अर्थव्यवस्था नीचे की तरफ जा रही है, तो इसलिए विश्व की अर्थव्यवस्था नीचे की तरफ जा रही है। ब्रिटेन की यूरोपीय संघ से अलग होने की योजना और डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका का राष्ट्रपति चुने जाने से विश्व अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता को बढ़ावा मिला है, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिख लो संरक्षणवादी नीतियां, ठीक है, एंटी ग्लोबलाइजेशन सेंटिमेंट्स।